दोस्तों, कहानियां बहुत तरह की होती है। लव, रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और भी बहुत टाइप की कहानियां होती है। कुछ हमारे रियल लाइफ से मेल खाती हुई कहानियां होती है, तो कुछ हमारी इमेजिनेशन की कहानियां होती हैं। पर सोचो, अगर आप जो कहानी या कॉमिक पढ़ रहे हो वो रियल टाइम में आपके साथ होने लगे और जो आप पढ़ रहे हो वैसी ही एक असली दुनिया हो जहां आप पहुंच जाओ एक सेकंड में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डब्ल्यू द टू वर्ल्ड के बारे में, जहाँ दो दुनिया एक साथ हो जाती है। और ये कैसे होता है, इसके लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक न्यूज चैनल से, जो कि उस टाउन में होने वाले ओलंपिक्स के बारे में न्यूज बता रहे होते हैं। और उनकी ब्रेकिंग न्यूज में कांगजियोल का नाम सब जगह रहता है, जो कि इस कहानी का हीरो भी है। कांगशुल काफी यंग, हैंडसम एंड काफी स्किल वाला रहता है, और वो काफी प्रेशर होने के बावजूद भी वो शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर लेता है। इस मेडल के बाद कांगशुल की फैमिली घर पे एंजॉय कर रही होती है, और तभी कांगचुल घर में नहीं होता है। उसी वक्त तभी एक शूटर आता है और कांगचुल की पूरी फैमिली को मार देता है। चूंकि गन कांगचुल की थी, ओलंपिक वाली थी, और उस पर उसके फिंगरप्रिंट भी होते हैं, तो सबको यही लगता है कि कांगचुल ही ने ही मर्डर किया है। तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और सब उसे ही रियल कल्प्रिट मानने लगते हैं। क्योंकि मर्डर के एक हफ्ते पहले ही कांगचुल और उसके फादर के बीच काफी बहस हुई रहती थी, क्योंकि कांगचुल शूटिंग छोड़कर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहता था, जबकि उसके फादर उसे शूटिंग कंटिन्यू करने के लिए जोर दे रहे थे। कांगचुल को एक ऐसा वकील मिलता है जो अपने आप को न्याय का देवता समझता है, और उससे पॉलिटिक्स में जाना होता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि कांगचुल को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, और कोर्ट भी उसे गिल्टी मान लेती है। अब हमें कहानी के दूसरी तरफ युनजू को दिखाया जाता है, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है। वो अपने प्रोफेसर से परेशान रहती है और बहुत डरती भी है। वो युनजू के फादर एक फेमस कार्टूनिस्ट होते हैं। वो युनजू के प्रोफेसर उसके फादर के बहुत बड़े वाले फैन रहते हैं। वो युनजू को उसके करंट कार्टून डब्लू का स्पॉइलर मांगते हैं, और उसके बदले में उसे एक हार्ट सर्जरी देने का ऑफर करते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि डब्लू एक कार्टून है, और शुरू में जो कांगचुल दिखाया गया वो एक कार्टून कैरेक्टर है। तो युनजू अपने फादर को फोन करती है, पर उसके फादर उसका फोन नहीं उठाते। तो वो उनके असिस्टेंट पार्क सो बॉन्ग को फोन करती है। तब उसे पता चलता है कि उसके फादर गायब हो चुके हैं, और उनका फोन, वॉलेट, सारा सामान वहीं उनके ऑफिस में ही पड़ा हुआ है। युनजू उसके फादर के ऑफिस में फटाफट पहुंचती है। उसे वहां पता चलता है कि उसके फादर पिछली देर रात तक काम कर रहे थे, क्योंकि डब्लू कार्टून की 34th सीरीज की डेडलाइन थी, और वो काम करते करते ही गायब हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि वे अचानक से कहाँ चले गए। सब उन्हें ढूंढने की और कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर किसी का भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। युनजू को सोबोंग से ये भी पता चलता है कि उसके फादर कांगसोल को इस सीरीज के एंड में मारना चाहते थे, और ये बात युनजू को बहुत वियर्ड लगती है। सोबोंग उसे उस कॉमिक का लास्ट डेथ वाला सीन भी दिखाता है, जिसे देखकर युनजू सैड हो जाती है। अब युनजू जब ऑफिस में अकेले होती है, तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पोर्टल ओपन होता है और एक हाथ उसे अंदर खींच लेता है। अब युनजू को जब होश आता है, तो वो एक होटल की छत पर होती है, और उसके ठीक सामने वही कॉमिक वाला कांगशियोल असली में पड़ा होता है, एकदम खून में लथपथ हुए। युनजू अब कॉमिक की दुनिया में होती है। चूंकि वह एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो वह कांगशियोल को बचा लेती है, पर गलती से वो अपना विजिटिंग कार्ड वहां दे देती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वो कॉमिक वर्ल्ड में है। ठीक इसके बाद वो वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है। उसे लगता है कि उसने ये सब सपना देखा होगा, पर तभी कॉमिक का नेक्स्ट पार्ट इंटरनेट पे अपलोड होता है, और जैसे युनजू ने कांगशियोल को बचाया होता है, ठीक वही कहानी कॉमिक में अपडेट हो जाती है। ये देख युनजू और कंफ्यूज हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। वह तुरंत सोबोंग को बताती है, पर वो विश्वास नहीं करता।
अब हमें कांगशियोल की आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां कोर्ट उसे गिल्टी मान लेता है, पर सबूत के ना मिलने के आधार पे कांगशियोल को 1 साल के बाद रिहा कर दिया जाता है। पर रिहा होने के बाद भी सब उसे ही क्रिमिनल मानते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। इसी टेंशन में वो एक दिन एक ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने जाता है, पर तभी उसे ख्याल आता है कि रियल कल्प्रिट तो अभी भी जिंदा है, तो वो मरने का ख्याल छोड़कर उस कल्प्रिट को ढूंढने का मन बना लेता है। वो एक डब्ल्यू कंपनी का शुरुआत करता है, जिसका मतलब होता है हु, व्हाई एंड वेयर। ये एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन कंपनी होती है, जिसमें बेस्ट डिटेक्टिव्स एंड एक्सपर्ट्स मिलकर क्राइम को सॉल्व करते हैं। इससे जनता भी वापस कांगशियोल से प्यार करने लगती है और अंदर ही अंदर इस डब्ल्यू कंपनी में रियल कल्प्रिट की भी तलाश जारी रहती है। इसी तलाश में एक दिन कांगशियोल को एक फोन आता है और वह उस होटल की छत पर बुलाया जाता है, और वही रियल कल्प्रिट ने कांगशियोल को चाकू से मारने की कोशिश की होती है और युनजू ने बचा लिया होता है। अब यहाँ पर 2 वर्ल्ड की कहानियां एक साथ चलना शुरू हो जाती है, एक कॉमिक वर्ल्ड की और दूसरा युनजू की रियल वर्ल्ड की। अब हमें दिखाया जाता है कि कॉमिक वर्ल्ड में कांगशियोल हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज करवा रहा होता है और साथ में युनजू को ढूंढना चालू करता है, क्योंकि उसने कांगशियोल की जान बचाई थी। वह यह काम अपनी सेक्रेटरी को सौंप देता है और वो विजिटिंग कार्ड भी देता है ताकि उसकी हेल्प हो सके। जब सेक्रेटरी ढूंढना चालू करती है, तब उसे पता चलता है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल उस कॉमिक की दुनिया में होता ही नहीं है, और ना ही उस नाम की कोई लड़की। किसी को भी कोई क्लू नहीं मिलता है। उसका नंबर, ईमेल आईडी सब फेक लगने लगते हैं, पर कांगशियोल को अभी भी भरोसा रहता है कि वो लड़की एक दिन उसे जरूर मिलेगी। अब हमें रियल वर्ल्ड में युनजू को दिखाया जाता है कि वो ये अब तक की कहानी कॉमिक में पढ़ रही होती है, क्योंकि अब कॉमिक में खुद ब खुद सब अपडेट होने लगता है। ये सब पढ़कर युनजू काफी परेशान हो जाती है। अब वो सुबोंग को फिर से सब बताने की कोशिश करती है कि ये सब उसके साथ रियल में हुआ था, पर वो अब भी युनजू की बात पर विश्वास नहीं करता। और इसी के साथ पहला एपिसोड का एंड हो जाता है। दूसरा एपिसोड। युनजू पूरी रात बैठकर ये सब इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसकी फादर जो गायब हुए हैं, शायद वो भी कॉमिक वर्ल्ड में जाकर फंस गए होंगे और वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे होंगे। वो यही सब बताने के लिए वापस सुबोंग को फोन करती है और सब बताती है। सुबोंग उसकी बात सुनकर और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है कि अगर उसके फादर कॉमिक वर्ल्ड में हैं, तो ये सारी कहानी कॉमिक में ड्रॉ किसने की। और वो युनजू को कहता है कि उसके फादर रियल वर्ल्ड में ही कहीं पर होंगे और उन्होंने वहीं से ये स्टोरी अपडेट की होगी। अभी सुबोंग युनजू से बात कर ही रहा होता है, तभी युनजू के फादर वहाँ आ जाते हैं। सब उनको देखकर एक पल के लिए चौंक जाते हैं। युनजू तुरंत अपने फादर से मिलने निकल जाती है उनके ऑफिस में। यहाँ हमें ये पता चलता है कि युनजू अपनी मदर के साथ रहती है और युनजू की मदर ने उसके फादर को डिवोर्स दे दिया था बहुत pहले, क्योंकि वो हमेशा कॉमिक में डूबे रहते थे। युनजू अपने फादर से मिलकर उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने सच में लास्ट के 2 एपिसोड ड्रॉ किया था। उसके फादर उसे सच नहीं बताते और हाँ में आंसर दे देते हैं। युनजू और भी कुछ पूछना चाहती थी, पर उसके फादर काम का बहाना करके उसे टाल देते हैं। युनजू वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद उसके फादर वापस कार्टून बनाने में लग जाते हैं। इधर युनजू हॉस्पिटल में वापस सोच में डूबी रहती है। तभी उसके कलीग उसे खाना लाने के लिए भेजते हैं। जब वो खाना पैक करा ही रही होती है, तो वापस स्टोरी का स्टेटस जानने के लिए वो सुबोंग को फोन करती है। सुबोंग से उसे पता चलता है कि उसके फादर फिर से हॉस्पिटल में ही कांगशियोल को पॉइजन देकर मारने वाले हैं और एक नर्स को ड्रॉ कर रहे हैं जो ये पॉइजन कांगशियोल को देगी। युनजू ये सब सुनकर फिर से परेशान हो जाती है। वो फिर अपने फादर को फोन करती है और उनसे जानने की कोशिश करती है कि वो कांगशियोल जो कि कॉमिक का लीड कैरेक्टर है, उसे क्यों मारना चाहते हैं, पर उसके फादर उसे ठीक से जवाब नहीं देते। युनजू उन्हें ये भी समझाने की कोशिश करती है कि वो कांगशियोल को ना मारे। कांगशियोल का रिवेंज भी अभी पूरा नहीं हुआ है और बिना रिवेंज पूरा किए अगर कार्टून के लीड कैरेक्टर मारा जाएगा तो ये ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। अभी वो बात कर ही रही होती है, तभी वो 1 सेकंड में कार्टून वर्ल्ड में पहुंच जाती है। उसका फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी सामने टीवी में वो कांगशियोल की न्यूज चल रही होती है जो कि युनजू को ही ढूंढ रहा होता है और ये देखकर युनजू समझ जाती है कि वो कॉमिक वर्ल्ड में आ चुकी है।
वो न्यूज के अनुसार कांगशुअल के ऑफिस पहुंचती है। यहाँ हॉस्पिटल बिल्कुल सेम यूंजू के हॉस्पिटल जैसा ही था। असल में डब्ल्यू कॉमिक रियल वर्ल्ड के हिसाब से ही डिजाइन की गई थी, बस इसमें नाम को चेंज कर दिया गया था। अब नर्स कांगशुअल को पोटासियम मतलब पॉइजन का इंजेक्शन देने ही वाली थी, तभी यूंजू आके कांगशुअल को बचा लेती है और यूंजू के फादर के पास सारी कॉमिक खुद ब खुद ड्रॉ होने लगती है, जिसे देखकर उसके फादर और गुस्से में लगने लगते हैं। अब डब्ल्यू वर्ल्ड में यूंजू साइड से निकल जाने की कोशिश करती है बिना किसी के नजरों में आए, पर कांगशुअल यूंजू को हाथ पकड़ के रोक लेता है। कांगशुअल यूंजू से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला, तो यूंजू झूठ बोल देती है कि उसने वहाँ से गुजरते हुए ये सब सुना था। कांगशुअल उसे और भी बहुत सारे सवाल पूछता है, पर यूंजू सबके आंसर घुमा फिरा के देती है, सच नहीं बता पाती क्योंकि सच यहाँ किसी को समझ आएगा ही नहीं। इन्हीं सब बातों के दौरान यूंजू कुछ ऐसा बोल जाती है जो उसने कार्टून में पढ़ा था। इससे सब चौंक जाते हैं और कांगशुअल को और ज्यादा शक होने लगता है यूंजू पे। यूंजू उसे किसी तरह मनाती है कि अभी के लिए वो उसे जाने दे और जब कांगशुअल ठीक हो जाएगा तो वह उससे जरूर मिलेगी और तब वो कांगशुअल के सारे सवालों के जवाब जरूर देगी, और इसका वो प्रॉमिस भी करती है। कांगशुअल यूंजू की बात मान जाता है, उसे अपना एक फोन दे देता है ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके और अपने बॉडीगार्ड को बोलकर यूंजू को सीक्रेटली हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देता है। यूंजू हॉस्पिटल से बाहर आके एक बस स्टैंड के पास आकर बैठती है और सोचती है कि पिछली बार आधे घंटे में वो वापस चली गई थी अपने वर्ल्ड में, तो वो बेसब्री से इस एपिसोड के एंड होने का वेट करने लगती है। तभी टाइम स्किप होता है और डब्ल्यू वर्ल्ड में 2 मंथ बीत जाते हैं और कांगशुअल डिस्चार्ज होकर यूंजू को फोन करके मिलने आता है, वहीं जहां यूंजू कॉमिक एंड होने का वेट कर रही होती है। वो अभी शॉक में ही रहती है क्योंकि उसके लिए अभी सिर्फ 30 मिनट ही बीते थे और कांगशुअल के लिए 2 मंथ। अब यूंजू को समझ में आता है कि कॉमिक की टाइमिंग लीड कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली ही फ्लो होती है। जब कभी भी मेन कैरेक्टर को कुछ होता है तो टाइम में बदलाव आता है और कहानी आगे बढ़ती है और इसी तरह दोनों वर्ल्ड एक साथ चलती है। कांगशुअल यूंजू को लेकर बात करने के लिए लंच पर ले ही जा रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि यूंजू ने वही 2 महीने पुराने वाले ठंड के कपड़े पहने हैं और अभी तो गर्मी आ चुकी है और वो अनकंफर्टेबल है इन कपड़ों में, तो वो उसको लंच से पहले शॉपिंग पे ले जाता है। शॉपिंग के टाइम भी यूंजू कंफ्यूज रहती है कि ये एपिसोड एंड क्यों नहीं हो रहा है, तो वो सोचती है कि ये कॉमिक में हर चीज लीड कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली चलता है और कॉमिक एंड तभी होगा जब कांगशुअल को शॉक लगे या उसकी फीलिंग में बदलाव आए और तभी वो वापस अपने वर्ल्ड में जा सकेगी। यूंजू को अब ये टाइम एंड वाला माजरा समझ आने लगता है और इसीलिए वो कांगशुअल को शॉक करने के लिए पहले थप्पड़ मारती है, फिर जब इससे काम नहीं बनता तो उसे किस कर लेती है, जिससे वो शॉक हो जाता है और कॉमिक एंड होने ही वाला होता है कि यूंजू ट्रायल रूम में चली जाती है और वहाँ से गायब होके यूंजू अब रियल वर्ल्ड में आ जाती है। वो वापस वहीं पहुँचती है जहाँ से वो गायब हुई थी रियल वर्ल्ड में। वो खाना लेके वापस अपने हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ टाइम पूछती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर 30 मिनट ही गुजरे हैं और अब रियल वर्ल्ड में ये सारी कहानी कॉमिक में अपडेट हो चुकी होती है किसिंग वाले सीन के साथ, जिसे देखकर यूंजू और शॉक में चली जाती है। इधर यूंजू के फादर ये सब देखकर और गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत इस कॉमिक को डाउन करने को कहते हैं अपने पब्लिशर को और अपनी टीम को भी डिसमिस कर देते हैं। अब सोबोंग को भी ये स्ट्रेंज लगने लगता है कि इतनी जल्दी ये स्टोरी कैसे ड्रॉ की जा सकती है, कुछ तो स्ट्रेंज जरूर है यहाँ पर। अब यूंजू सारी स्टोरी कॉमिक में पढ़ती है और अपने फादर को फोन करती है क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि उसके फादर सब कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे बल्कि बात कुछ और है। पर इस बार भी यूंजू के फादर उसे पूरी बात नहीं बताते और बात को घुमा देते हैं और अब वो कांगशुअल को मारने के लिए और भी बेताब हो जाते हैं। कॉमिक वर्ल्ड में कांगशुअल के पास यूंजू का आईडी कार्ड छूट जाता है ट्रायल रूम में। वो उसे लेकर अपनी सेक्रेटरी को ये किसिंग वाला मामला को दबाने बोलता है और तब बात करते करते उसकी कार का एक्सीडेंट होने वाला होता है और बूम, टाइम वहीं पर रुक जाता है। कांगशुअल ये देखकर काफी शॉक होता है और फिर खुद को संभाल कर एक्सीडेंट स्पॉट से बचकर निकल जाता है और उसके बच के निकलते ही टाइम वापस से नॉर्मल हो जाता है। इधर हम ये देखते हैं कि यूंजू के फादर ही ये एक्सीडेंट ड्रॉ करके कांगशुअल को वापस से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी कांगशुअल के बचने का ड्राइंग खुद ब खुद ड्रॉ होने लगता है और ये देखकर यूंजू के फादर शॉक से गिर जाते हैं।
और इधर कांगशियोल को और ज्यादा शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है जो उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के साथ दूसरा एपिसोड एंड हो जाता है। तीसरा एपिसोड, युनजू अपने फादर से मिलने वापस उनके ऑफिस जाती है, पर वहाँ पे उनका असिस्टेंट सोबोंग उसे बताता है कि वो अपना सारा ड्रॉ करने वाला सामान के साथ वहाँ से जा चुके हैं और सारी टीम को भी डिसमिस कर चुके हैं। सोबोंग ये भी बताता है कि कैसे उसे भी अब ये कॉमिक स्ट्रेंज लगने लगा है और जब भी कांगशियोल को मारने वाला होता है ये लेडी कॉमिक में आकर उसे बचा लेती है और तभी वो युनजू की ड्रेस को नोटिस करता है जो कि सेम कॉमिक बुक जैसा होता है। तो अब उसे युनजू की पहले कही सारी बातें पर यकीन होने लगता है और साथ में वो डर भी जाता है। सोबोंग उससे ये भी पूछता है कि वो कैसे उस कॉमिक में चली जाती है और क्या बाकी लोग भी उसमें आ जा सकते हैं। युनजू उसे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो बस एक पल में कॉमिक में पहुंच जाती है और ये भी बताती है कि कांगशियोल की स्टोरी के हिसाब से उसका वहां आना जाना होता है। अब सोबोंग युनजू को बताता है कि उसके फादर वापस से कांगशियोल को मारने वाले हैं और वो उसकी कहानी को वहीं ब्रिज वाली जगह पर एंड कर देंगे। ये सुनकर युनजू वो ब्रिज कहानी की फाइल निकालकर उसमें डिटेल्स पढ़ने लगती है। अब हमें ये पता चलता है कि ये वही टाइम था जब युनजू के मदर ने युनजू को लेकर उसके फादर से अलग हो गई थी और इसी दुख में उसके फादर ने खुद को शराब में डुबो लिया था। फिर उन्होंने वो कॉमिक ड्रॉ करना शुरू किया तो युनजू के फादर वापस से कांगशियोल को सुसाइड के लिए वही ब्रिज के ऊपर ड्रॉ कर रहे होते हैं और वो उसे ब्रिज से नीचे पानी में डुबा भी देते हैं। ये ड्रॉ कंप्लीट करके वो सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें पब्लिशर का फोन आता है कि वो लास्ट कॉपी सेंड करने के लिए। युनजू के फादर वो कॉपी सेंड करने के लिए जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं उन्हें वहाँ पर कांगशियोल ब्रिज से लटका हुआ मिलता है और इसीलिए युनजू के फादर उस वक्त कांगशियोल को जिंदा रखने का फैसला करते हैं। इस कॉमिक के अपडेट होने के बाद युनजू के फादर काफी फेमस कार्टूनिस्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो कांगशियोल की सक्सेस स्टोरी लिखते चले जाते हैं और ये वेबटून काफी हिट हो जाती है। अब हमें रियल वर्ल्ड में युनजू के फादर दिखाए जाते हैं जो वो कार एक्सीडेंट वापस से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो ड्रॉ होना ही बंद हो जाता है और सीन खुद ब खुद चेंज होने लगता है। उनको लगता है शायद इस शराब की वजह से उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा है। वो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को वापस से ड्रॉ करने को अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो उन्हें फिर से एक अलग ही सीन दिखाई देता है। अब वो और भी परेशान हो जाते हैं और कांगशियोल को मॉन्स्टर मानने लगते हैं और उन्हें भी कांगशियोल के जिंदा होने का एहसास होने लगता है। बट फिर उन्हें ये भी लगता है कि ऐसा असली में कैसे हो सकता है। अब इधर युनजू हॉस्पिटल और बाकी हर जगह वही वेबटून सबको पढ़ते हुए देखती है और उसे थोड़ा अजीब फील होता है। तभी सोबोंग का फोन आता है और वो जानना चाहता है कि युनजू कैसे वो कॉमिक वर्ल्ड में चली जाती है और युनजू कुछ बताती है उससे पहले ही वो वापस से कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है। उसका फोन और बैग वहीं बस स्टैंड में छूट जाता है। इधर कॉमिक वर्ल्ड में कांगशियोल की सेक्रेटरी उसके किसिंग के मामले में जानने और उसे दबाने के लिए उस होटल की मैनेजर से मिलती है। मैनेजर उसे सारी कहानी बताती है, थप्पड़ से लेकर किसिंग तक और ट्रायल रूम में दोनों के जाने तक के बाद युनजू डिसअपियर हो गई थी ये भी बताती है। कांगशियोल की सेक्रेटरी वापस से उसी ट्रायल रूम में जाके देखती है तो उसे युनजू वहीं बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वो कांगशियोल को तुरंत फोन करके ये बताती है। कांगशियोल तुरंत वहां पहुंचता है और वो युनजू को उठाकर अपने अपार्टमेंट में ले आता है। युनजू बेहोशी में ही कांगशियोल को उसके बारे में कुछ ऐसी बातें जैसे वो बचपन में सुसाइड करने वाली बातें, पिलो के नीचे गन रखने वाली बातें और वो पेंट हाउस में रहता है, ये सारी बातें उसे बताती है जिससे कि कांगशियोल वापस से चौंक जाता है ये सब सुन के कि युनजू उसके बारे में ये सब कैसे जानती है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी किलर उसे फिर से मारने की कोशिश करता है पर दोनों में फाइट होती है और किलर वहां से भाग निकलता है। इधर युनजू के फादर इस बार फिर से कांगशियोल के बचने से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में अपना कंप्यूटर तोड़ देते हैं। अब युनजू को मॉर्निंग में होश आता है। वो खुद को कांगशियोल के बेडरूम में पाती है। उसे समझ में आता है कि वो वापस से कॉमिक में आ गई है, लेकिन क्यों ये नहीं समझ पाती।
तभी कांगशियोल का बॉडीगार्ड आता है और युनजू को बताता है कि वो लास्ट 2 दिन से वहीं बेहोश है और डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत ज्यादा काम की थकावट की वजह से बेहोश हो गई थी। फिर वो युनजू को रेडी होने को कहता है क्योंकि कांगशियोल आने वाला है साथ में लंच करने के लिए। युनजू अब और ज्यादा सोच में पड़ जाती है। वो अब वापस से कांगशियोल को शॉक करके कैसे यहाँ से निकले इस बारे में सोचने लगती है। वो उसे शॉक करने के लिए पहले उसके सामने अपना बाथरोब खोल देती है और फिर जब इससे काम नहीं बनता तो वो उस पर गन तान देती है, पर गन में बुलेट्स ही नहीं होती। इसके बाद कांगशियोल उससे गन ले लेता है और युनजू की तरफ गन तान देता है और पूछता है कि उसे सब कुछ कैसे पता, कैसे वो अचानक अपीयर होती है और सडनली गायब भी हो जाती है। तब युनजू कांगशियोल को बताती है कि वो लीड कैरेक्टर है और उसकी फीलिंग्स में बदलाव आने की वजह से ही वो यहाँ आ जा सकती है और इसीलिए वो उसे उस वक्त थप्पड़ मारी थी और किस भी की थी। अभी नेकेड और गन वाला भी सीन इसी के लिए किया गया था। कांगशियोल इस बात पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए वो वापस युनजू को किस करता है अपनी बात को सही साबित करने के लिए, और वो सही भी साबित हो जाता है। इससे भी कुछ नहीं होता, युनजू वहीं रहती है, युनजू डिसअपियर नहीं होती। कांगशियोल वापस युनजू पे गन तान देता है और सच बताने बोलता है। तब युनजू उसे इमोशन चेंज होने से ही वो डिसअपियर हो पाएगी ये बताती है, तो कांगशियोल इसे सच नहीं मानता और गन से शूट करने की धमकी देता है। युनजू को ये कोरी धमकी लगती है, इसीलिए वो बिलीव नहीं करती, लेकिन रियल में कांगशियोल उस पर गोली चला देता है। गोली उसे लगती है लेकिन उसे कुछ होता नहीं, पर वो शॉक के कारण बेहोश हो जाती है। कांगशियोल की सेक्रेटरी उसे युनजू को इस तरह डराते हुए देखकर कांगशियोल पर गुस्सा होती है और युनजू को इंट्रोगेशन करने के लिए पुलिस को सौंपने बोलती है, पर कांगशियोल इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया गया तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होने वाला। युनजू को जब होश आता है तो वह कांगशियोल के ऊपर गुस्सा हो जाती है। कांगशियोल युनजू को अपोलोजाइज करता है और ये भी बताता है कि उसे पता था कि युनजू को गोली नहीं लगेगी, वो बस देखना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। युनजू दूसरे वर्ल्ड से है, ये भी कांगशियोल को समझ आ गया था। वह युनजू से वापस सारे जवाब मांगता है, पर युनजू कुछ नहीं बताती इस बार भी। अब कांगशियोल कहता है कि उसे एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना है, तुम यहाँ आराम से सोचो और जब तुम्हें ठीक लगे मेरे सवालों के जवाब दे देना, और जब तक तुम जवाब नहीं दे देती मैं तुम्हें इस वर्ल्ड से वापस नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे जानती ही हो कि मैं फीलिंग्स कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब तुमने मेरी जान बचाई है तो इस वर्ल्ड में मैं तुम्हें मीडिया और पुलिस दोनों से प्रोटेक्ट करूंगा। युनजू फिर से एक बार कांगशियोल को शॉक करने के लिए अचानक से उसे आई लव यू बोल देती है, पर इस बार भी कुछ नहीं होता और फिर कांगशियोल जाने लगता है तो युनजू उसे अपना ख्याल रखने बोलती है और ये भी बताती है कि जब तक वो इस वर्ल्ड में है उसे पता नहीं चलेगा कि कांगशियोल पर कब मुसीबत आने वाली है, इसीलिए वह उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी, तो वो अपना अच्छे से केयर करे। कांगशियोल के जाने के बाद युनजू को अब समझ में आने लगता है कि वो कॉमिक में कैसे आ जाती है, क्योंकि कांगशियोल ने उसे अपना की टू लाइफ मान लिया था और जब भी लीड कैरेक्टर कांगशियोल को उसकी जरूरत होती है वो कॉमिक में आ जाती है। इनडायरेक्टली वो भी अब कांगशियोल की लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई थी इसलिए। और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता है। एपिसोड 4। अब कांगशियोल डब्ल्यू कंपनी के क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर से मिलने जाता है। वहाँ उसे ये पता चलता है कि रियल कल्प्रिट के बारे में अब तक उसे कोई क्लू नहीं मिला है इन 10 सालों के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी। अब कांगशियोल वो डायरेक्टर से अब तक की सारी घटना बताता है, जैसे वो छत पर मरने से लेकर कार एक्सीडेंट तक, और साथ में ये भी बताता है कि हो सकता है कि रियल कल्प्रिट शायद दूसरे डायमेंशन से हो, इसीलिए वो हमें 10 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी नहीं मिला और युनजू ही है जो वो सारे सीक्रेट्स को ओपन कर सकती है। इधर युनजू के लिए कांगशियोल सब कुछ अरेंज करवा देता है, कपड़े से लेकर जूते तक, और साथ में एक स्टाफ भी जो उसकी मदद कर सके। अब युनजू सोचने लगती है कि ये कॉमिक एक्शन स्टोरी से रोमांटिक स्टोरी में क्यों बनती जा रही है। तभी कांगशियोल का फोन आता है, कल सुबह तक पहुंचेगा युनजू के पास, ये बताता है। युनजू बात करते करते वापस से कांगशियोल को शॉक करने के लिए आई लव यू बोलती है, पर इस बार भी काम नहीं बनता और युनजू काफी एम्बैरेस फील करने लगती है और उधर कांगशियोल ये सुनकर ब्लश करने लगता है।
इसके बाद कांगशियोल की सेक्रेटरी युनजू को वाइन पीने के बहाने से बाहर ले जाती है। वहाँ रेस्टोरेंट में वही वेटर जो युनजू को छत पर मिला था युनजू को पहचान लेता है। वो वेटर पुलिस को खबर कर देता है और युनजू अरेस्ट हो जाती है। ठीक अरेस्ट होने के पहले वो कांगशियोल का फोन वापस उसके गार्ड को दे देती है ताकि पुलिस को ये पता ना चले कि वो कांगशियोल के पेंट हाउस में रह रही थी और कांगशियोल पर कोई आंच ना आए। अब हमें ये पता चलता है कि युनजू को अरेस्ट कराने का प्लान कांगशियोल की सेक्रेटरी का ही था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कांगशियोल युनजू को पुलिस को ना सौंपकर गलती कर रहा है। सारे मीडिया में बात फैल जाती है और युनजू से इंट्रोगेशन स्टार्ट हो जाता है, पर युनजू किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। अब सारे उस पर ज्यादा ही शक करने लगते हैं और उसे जेल में भेज दिया जाता है। इधर कांगशियोल वापस पहुँचते ही उसे इन सारे मामले की जानकारी मिल चुकी होती है पहले से ही उसके बॉडीगार्ड के माध्यम से। वो अपनी सेक्रेटरी को फायर कर देता है और यह मीडिया में कुछ नहीं बताता और वहाँ से निकलकर सीधे युनजू जिस जेल में है वहाँ उससे मिलने जाता है। वो युनजू से कहता है कि इस सिचुएशन से निकलने का अब बस एक ही रास्ता है कि तुम मुझे सच बताकर शॉक कर दो और यहाँ इस वर्ल्ड से निकल जाओ। मैं अभी बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। युनजू उसे नहीं बताना चाहती थी, पर कांगशियोल के जोर देने से वो बता ही देती है कि ये एक कॉमिक वर्ल्ड है और कांगशियोल कॉमिक में मेन लीड कैरेक्टर और वो एक अलग रियल वर्ल्ड से बिलोंग करती है। ठीक इसके बाद युनजू डिसअपियर हो जाती है और वही जेल के कपड़ों में वापस वो बस स्टैंड जहाँ वो पिछली बार रियल वर्ल्ड में थी वहीं पहुँच जाती है। सोबोंग युनजू के फोन और बैग कलेक्ट करने आया ही होता है कि उसकी नजर युनजू पर पड़ती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। वो युनजू को बताता है कि यहाँ रियल वर्ल्ड में सिर्फ 30 मिनट्स ही गुजरे हैं और वेबटून भी अपडेट हो गया और ये सारी बातें वो पढ़ ही रहा होता है कि युनजू उसे दिख जाती है। सोबोंग समझ नहीं पा रहा था कि युनजू कॉमिक वर्ल्ड में 7 दिन बिता के आई और यहाँ सिर्फ 30 मिनट ही कैसे हुए। सवाल पे सवाल किए जा रहा था, पर युनजू आंसर देने की हालत में नहीं थी। वो बहुत टायर्ड हो चुकी थी। युनजू अपने पापा से मिलने सीधे ऑफिस जाती है, पर वहाँ उसके पापा नहीं मिलते। अब सोबोंग उसे सजेस्ट करता है कि वो कॉमिक को एंड कर दे ताकि ये सारा झमेला यहीं पर खत्म हो जाए। और वो जैसे ही वापस से ड्रॉ करना शुरू करता है पूरा का पूरा कंप्यूटर ब्लैंक हो जाता है। इधर जेल में युनजू के सडनली डिसअपियर हो जाने की वजह से पूरा जेल में अफरा तफरी मच जाती है। सब पागलों की तरह युनजू को ढूंढने में लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि युनजू अचानक गायब कैसे हो गई। कांगशियोल भी शॉक में था युनजू की बात से, पर धीरे धीरे उसे सब समझ में आने लगता है और अपने उस क्राइम इन्वेस्टिगेशन को सब बता रहा होता है फोन पर। तभी वहाँ का टाइम स्टॉप हो जाता है और एक पोर्टल ओपन होता है। ये ठीक वैसा ही एक पोर्टल होता है जैसा जब वो मरने वाला था तब ओपन हुआ था और वो युनजू को अपने वर्ल्ड में खींच लिया था। कांगशियोल एक गन लेता है और उस पोर्टल में एंटर कर जाता है और वो एक घर की छत पर पहुंच जाता है और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 5। अब रियल वर्ल्ड में कांगशियोल को अपना वेबटून का एक पोस्टर बस के ऊपर दिखता है जिससे वो काफी चौंक जाता है। फिर वो साइड कॉमिक के स्टोर पे जाता है जहाँ पर W सीरीज की सारी 33 पार्ट की कॉमिक रखी होती है और कांगशियोल एक एक करके सारे पार्ट्स को पढ़ना शुरू करता है। उसे अब अपनी पूरी लाइफ कॉमिक में दिखने लगती है। शुरू से ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने से लेकर उसके फैमिली मर्डर तक, जेल जाने से लेकर उसके वकील के पॉलिटिक्स में जाने तक, उसके बॉडीगार्ड दोस्त को अपॉइंट करने से लेकर उसके वकील ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने तक सारी चीजें वो पढ़ डालता है। ये सब पढ़ने के बाद वो काफी डिस्टर्ब्ड हो जाता है। इधर युनजू हॉस्पिटल में बैठकर कॉमिक का लास्ट अपडेट ही पढ़ रही होती है। तभी उसका कलीग आता है और उसे बोलता है कि तुमसे मिलने तुम्हारा फियांसी आया है। युनजू कहती है कि उसका तो कोई फियांसी नहीं है, पर तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत दरवाजे की तरफ जाती है और युनजू का सोचना सही रहता है। उसे वहाँ कॉमिक वर्ल्ड का कांगशियोल खड़ा मिलता है। कांगशियोल को देखकर वो काफी खुश होती है, पर तभी उसे ख्याल आता है कि वो रियल वर्ल्ड में कैसे आया। कांगशियोल युनजू को बताता है कि कॉमिक वर्ल्ड में सब कुछ स्टॉप हो जाने की वजह से उसके पास यहाँ आने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था, इसीलिए वो यहाँ रियल वर्ल्ड में आ गया और उसने सारी बुक्स भी पढ़ डाली और अब वो समझ गया था कि युनजू उसे इतनी अच्छी तरह कैसे जानती है। साथ ही साथ वो युनजू की फीलिंग्स के बारे में भी वो समझ गया था, इसीलिए वो उसे किस भी करता है और फिर
युंजू कांगशियोल को वहीं वेट करने का बोलकर एक ऑपरेशन के लिए अंदर चली जाती है। इसके बाद कांगशियोल सीधे कार्टून के ऑथर ओ संग मो के ऑफिस पहुंचता है। वहां उसे डब्ल्यू कॉमिक से जुड़े सारे ड्राफ्ट्स, पेपर्स, ड्राइंग्स मिलते हैं और साथ में युंजू उसके फादर है ये भी पता चलता है। इधर युंजू ऑपरेशन थिएटर से काम खत्म करके जल्दी से बाहर निकलती है, पर उसे कांगशियोल कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद कांगशियोल वापस चला गया। वो अपने फादर को फोन करती है पर उनका फोन बंद रहता है। इधर युंजू के फादर वापस अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और अपना फोन को ऑन करते हैं। फोन ऑन होते ही उन्हें सारी न्यूज मैसेज में मिलती है। वो युंजू को फोन लगाते हैं पर तभी कांगशियोल उनके सामने अचानक से आ जाता है। कांगशियोल को रियल वर्ल्ड में इस तरह से देखकर युंजू के फादर शॉक हो जाते हैं। इधर युंजू फोन उठाकर बात करना शुरू ही करती है कि तभी उसे कांगशियोल की आवाज सुनाई पड़ती है। इधर कांगशियोल युंजू के फादर से बात करना शुरू करता है। वह उनसे कहता है कि आइए बैठिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। युंजू के फादर पूछते हैं कि वो कॉमिक से रियल वर्ल्ड में कैसे आया। कांगशियोल कहता है कि ये तो आपको पता होगा क्योंकि आप ही मेरे क्रिएटर हो। युंजू के फादर फिर से कांगशियोल को मारने की कोशिश करते हैं पर थोड़ी सी फाइट के बाद कांगशियोल बच जाता है और वो युंजू के फादर पर गन तान देता है और कहता है कि शुक्र मनाइए कि युंजू आपकी बेटी है, इसलिए मैं आपके साथ इतना सॉफ्ट बिहेव कर रहा हूँ। ये जानते हुए भी कि आप मुझे हमेशा से मारना चाहते हैं, पर आपकी बेटी मुझे हमेशा से बचाना चाहती है, इसीलिए आप सीधे सीधे मेरे सारे सवालों के जवाब दीजिए। इधर युंजू फोन से सब कुछ सुन रही होती है। वो तुरंत वहाँ से दूसरे फोन से सोबोंग को फोन करती है और उसे तुरंत उसके फादर और कांगशियोल के पास पहुँचने को बोलती है। कांगशियोल अपने हाथ में युंजू के फादर का खून लगा हुआ देखता है और कहता है कि आप तो ब्लीड कर रहे हैं, मतलब इस वर्ल्ड में आप सिर्फ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हैं। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि जिस वक्त कांगशियोल को उस रियल कल्प्रिट ने पीछे से चाकू मारा था और उस वक्त जो पोर्टल ओपन हुआ था, कांगशियोल ने सबसे पहले युंजू के फादर को ही अपने वर्ल्ड में मदद के लिए खींचा था। पर युंजू के फादर कॉमिक वर्ल्ड में आने के बाद बजाय कांगशियोल के बचाने के वापस उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर कांगशियोल किसी तरह खुद को बचा लेता है। इसी फाइट में युंजू के फादर को भी चाकू लग जाती है, पर चूंकि वो कॉमिक वर्ल्ड में होते हैं इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं होता और युंजू के फादर वहाँ से चले जाते हैं। और उस वक्त कांगशियोल ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है, पर तभी युंजू आकर उसे बचा लेती है। कांगशियोल कहता है कि कोई नहीं जानते कि उसे दो लोगों ने मारने की कोशिश की और वो भी इसीलिए चुपचाप था क्योंकि उसके पास इसका कोई एविडेंस नहीं था। कोई तो कारण होगा जो आप मुझे मारना चाहते थे, बताइए वो कारण क्या था जिसकी वजह से आप बार बार मुझे मारना चाहते थे। पहले चाकू, फिर पॉइजन और फिर ट्रक से एक्सीडेंट करा आपने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने तो आपसे हेल्प मांगी थी पर आप हर बार मुझे मारने के नए नए तरीके लगाते रहे। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने आप पर काफी रिसर्च करी। आप इस कॉमिक की वजह से काफी पॉपुलर हो और काफी नाम कमाया और साथ में पैसे भी बनाए, और अब जब आपको सब कुछ मिल गया तो आप मुझे वापस मारना चाहते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि युंजू के फादर और मदर की आपस में लड़ाई होती थी उसके फादर के शराब ज्यादा पीने की वजह से। तो उस वक्त युंजू ही अपने बचपन में उस कार्टून के लीड कैरेक्टर की ड्राफ्ट ड्रॉ की हुई रहती है जिससे आगे चलकर डब्ल्यू कॉमिक में कन्वर्ट कर दिया गया। अब बैक टू स्टोरी में यहाँ युंजू के फादर कांगशियोल को कहते हैं कि वो तो उसे उस वक्त रिवर में ही मार चुके थे पर तुम खुद ही बच गए, इसलिए मैंने तुम्हें हर बार अलग अलग तरह से मारने की कोशिश की पर हर बार तुम बच गए और मॉन्स्टर बन गए जो हर बार बच जाता है मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी। और वैसे भी तुम कार्टून कैरेक्टर हो और मैं क्रिएटर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ अपने कैरेक्टर के साथ क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझसे इस तरह सवाल करने का। और तुम्हारी वजह से मैंने काफी सफर किया है, मुझे अपने डिप्रेशन के लिए डॉक्टर तक के पास जाने की नौबत आ गई जिसकी वजह से लोग मुझे पागल समझकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं ये कॉमिक बनाना उसी वक्त छोड़ के भाग जाना चाहता था पर फिर मुझे युंजू की याद आ गई, मुझे उसे अच्छा
फ्यूचर देना है और उसके लिए मुझे सक्सेसफुल होना ही होगा, और इसीलिए मैं आगे तुम्हें जिंदा रखकर आगे की एपिसोड बनाते चला गया। पर अब सब आगे कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं अब तुम्हें मार कर ये कॉमिक एंड कर देना चाहता था ताकि मैं इन सब से आजाद हो सकूं। पर तुम हर बार युंजू को अपने वर्ल्ड में ले जाते और बच जाते, और अगर ऐसे ही चलता रहता तो मैं कैसे एंड करूं इन सबको। तुम सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर हो, सिर्फ एक इल्यूजन, रियलिटी नहीं, और मेरी बेटी को इसमें इन्वॉल्व करना बंद कर दो। कांक्षुअल उन्हें स्टोरी को उनके हिसाब से ही एंड करने को बोलता है ताकि सब वापस से बैक टू नॉर्मल हो सके कार्टून वर्ल्ड में। वो उन्हें रियल कल्प्रिट को अरेस्ट करा दे और उसे सजा मिल जाए, उसके बाद स्टोरी को एंड कर दे, ऐसा उन्हें ड्रॉ करने के लिए कहता है। पर तब हमें ये पता चलता है कि रियल कल्प्रिट तो कोई है ही नहीं, उसे सिर्फ उस वक्त इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि लीड कैरेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मिल सके। वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसीलिए उसका कभी कोई क्लू नहीं मिला। अब क्या तुम मुझे मारना चाहते हो रिवेंज के लिए, तो मुझे मार सकते हो, कांक्षुअल को ऐसा करने के लिए कहते हैं। युंजू के फादर कांक्षुअल को खुद को शूट करने के लिए बोलते हैं ताकि ये सब यही खत्म हो जाए, पर कांक्षुअल शूट नहीं करता। पर जब युंजू के फादर उसे शूट करने के लिए और भड़काने लगते हैं तो कांक्षुअल गुस्से में आकर उन्हें शूट कर ही देता है और वहां से चला जाता है। और वहीं बाहर उसे सोबोंग भी देख लेता है। फिर युंजू फोन पर ये सारी बातें सुन रही होती है, वो ये गोली की आवाज से बहुत डर जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 6। युंजू फोन पर गोली की आवाज सुनते ही वो तुरंत वहां पर पहुंचती है और अपने फादर को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उनका ऑपरेशन करके उन्हें बचा लिया जाता है। अभी युंजू को हॉस्पिटल में ही डब्ल्यू कॉमिक के एडिटर का फोन आता है कि एक न्यू कॉमिक अपडेट उन्हें आज सुबह ही रिसीव हुआ है और उसे अपलोड करे या नहीं, यही पूछने के लिए उन्होंने फोन किया होता है। वो एक कॉपी युंजू को भी सेंड कर देते हैं। युंजू अब देखना शुरू करती है। अब इस कॉमिक में कांक्षुअल के कॉमिक वर्ल्ड से निकलकर रियल वर्ल्ड में आने से लेकर अभी युंजू के फादर को गोली मारने तक की सारी स्टोरी अपडेट हो चुकी रहती है। अब आगे हमें ये दिखाया जाता है कि कांक्षुअल शूट करने के बाद वहां से निकलकर युंजू के लिए एक लेटर लिखता है और उसे युंजू के हॉस्पिटल में देकर चला जाता है। तभी वो लेटर युंजू को मिलता है। युंजू उसे खोलकर देखती है, उसमें लिखा होता है कि ये एक परफेक्ट एंडिंग है उस इंसान के लिए जो मर्डरर को ढूंढते हुए खुद ही मर्डरर बन गया। ये लेटर पढ़ने के बाद वो फटाफट कॉमिक के आगे पेज पलटती है ताकि आगे की स्टोरी पता चल सके कांक्षुअल की। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि कांक्षुअल वो लेटर देने के बाद वो उसी रिवर में जाकर छलांग लगा देता है खुद को एंड करने के लिए, और यहीं पर कॉमिक में भी एंड लिखा आ जाता है और कॉमिक का एंड हो जाता है। युंजू इसके बाद तुरंत वही ब्रिज पर जाती है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। इधर युंजू के फादर को होश आ जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इसमें कुछ स्ट्रेंज बातें सामने आती है, जैसे कि युंजू के फादर के ऑफिस के बाहर के सीसीटीवी में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और कोई गन भी नहीं मिला क्योंकि गन गायब हो चुकी थी। और तो और वो बुलेट भी जो डॉक्टर ने बाहर निकाली थी ऑपरेशन के दौरान, वो भी गायब हो गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता और ये केस यहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। वेबटून में कांक्षुअल की इस तरह से मौत से सारे रीडर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं। धीरे धीरे 1 मंथ होने को आता है। डब्ल्यू कॉमिक के एडिटर युंजू से मिलकर उसे रीडर्स के गुस्से के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो अपने फादर को मनाए कि कॉमिक को एक अच्छी एंडिंग दे। रीडर्स लोग भी यही मांग रहे हैं, पर युंजू मना कर देती है और कहती है कि वो रिटायर हो चुके हैं और अब वो कुछ भी ड्रॉ नहीं करना चाहते। युंजू वापस आकर अपने फादर के ऑफिस को समेट ही रही होती है कि तभी सोबोंग आके उसे ये बताता है कि हान रिवर में एक बॉडी मिली है जो कि डिस्क्रिप्शन से कांक्षुअल से मिलती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीने के बाद जाकर बॉडी मिले। सोबोंग और युंजू तुरंत जाके बॉडी आइडेंटिफाई करते हैं, पर वो बॉडी कांक्षुअल की नहीं होती। युंजू ये सब
अपने फादर को बताती है और पूछती है कि इसके बाद कार्टून वर्ल्ड चल रहा होगा या फिर एंड हो गया होगा, और कांगशियोल का क्या हुआ होगा, क्या वो जिंदा होगा कॉमिक वर्ल्ड में या फिर मर चुका होगा। युनजू के फादर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता, पर एक चीज उन्हें स्ट्रेंज लगी कि कांगशियोल इतना अच्छा शूटर होने के बावजूद उसने राइट स्पॉट पर गोली नहीं मारी। मतलब वो जानबूझकर गलत जगह पर गोली मारी ताकि वो बच सके, और ऐसा उसने क्यों किया ये उन्हें वापस से सब सोचने में मजबूर कर रहा है। और अब वो टैबलेट जो उन्होंने होटल में तोड़ दिया था वो भी उन्हें वापस मिल गया था केस क्लोज होने के बाद। तो वापस से ड्रॉ करके कांगशियोल को जिंदा करे या नहीं, यही सोच रहे हैं तब से वो। फिर उन्होंने एक बार कॉमिक ड्रॉ करने की कोशिश भी की थी पर वो ड्रॉ नहीं हुआ, इसीलिए फिर उन्होंने उसे वापस जिंदा करने का ख्याल छोड़ दिया। और वो युनजू से भी कहते हैं कि वो भी अब इस बारे में ज्यादा ना सोचे और अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाए। युनजू वापस से सोचने लगती है कि ये कैसी एंडिंग हुई, मुझे उसकी बॉडी भी नहीं मिली और ना ही मैंने प्रॉपर बरी किया उसे, तो फिर उसे मरा हुआ कैसे मान लूं? और अगर वो मरा नहीं है तो क्या अब भी वो उसी रिवर में डूबा हुआ फ्लोट कर रहा है कहीं पे? और एंडिंग क्या सब कुछ ऐसे ही रहेगा हमेशा के लिए? अब हमें ये दिखाया जाता है कि युनजू के फादर लॉन्ग वेकेशन पे जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ रेस्ट करने के लिए। युनजू उन्हें फोन पर अपना ख्याल रखने बोलती है, तभी उसके प्रोफेसर पार्क वहां आते हैं और उसे अपने दोस्त के साथ ब्लाइंड डेट पर ले जाते हैं। वो इस ऑकवर्डनेस में वहां से उठकर वॉशरूम चले जाती है। वहां वो अपने कलीग से बात कर रही होती है कि तभी उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और वहां पानी भर जाता है और युनजू डूब जाती है। युनजू के डूबते ही युनजू को वही रिवर में वहाँ कांगशियोल दिखता है। वो तैरकर उसके पास जाती है, पर जैसे ही वो उसे पकड़ने वाली होती है वो और दूर चले जाने लगता है और युनजू फिर सांस लेने के लिए ऊपर आती है तो उसे वापस वही वॉशरूम में रहती है, पूरी पानी से भींगी हुई। वो बाहर आकर तुरंत फोन लेकर उसमें कॉमिक का एपिसोड खोलती है तो वहाँ पर द एंड के जगह पर टू बी कंटिन्यूड चेंज हो जाता है। ये टू बी कंटिन्यूड चेंज होने की वजह से सारे रीडर्स वापस से खुश होने लगते हैं। युनजू सोबोंग को लेकर वापस उसके फादर के ऑफिस पहुंचती है और उसे बोलती है कि कांगशियोल का वर्ल्ड एंड नहीं हुआ है बल्कि वही लास्ट पेज पर रुका हुआ है और अभी ये कॉमिक एंड नहीं हुआ है। उसके फादर प्लेन में है तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, इसीलिए सोबोंग तुम इस कॉमिक को आगे ड्रॉ करो। और वो उससे वो टैबलेट भी दे देती है ड्रॉ करने के लिए। सोबोंग ड्रॉ करना शुरू करता है। वो पहले एक बोट ड्रॉ करता है ताकि कांगशियोल को बचाया जा सके, पर इससे कुछ नहीं होता। तो वो फिर युनजू को कहता है कि शायद स्टोरी वहीं से शुरू करनी होगी जहाँ से लास्ट में छोड़ी गई थी। मतलब युनजू जेल में थी और वापस अपने वर्ल्ड में आ गई थी तब से। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि युनजू वहीं जेल में बेहोश पड़ी हुई मिलती है और एक बोट आके उधर रिवर में कांगशियोल को बचा लेता है और ये सब कांगशियोल अपने सपने में देख रहा होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 7। सोबोंग और युनजू आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये कॉमिक वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तभी सोबोंग युनजू को बताता है कि डब्लू का बेसिक आइडिया उसने ही बचपन में क्रिएट किया था कि वो कैसे होगा, हाइट, कैरेक्टर, क्वालिटीज एंड टॉल, हैंडसम, सब कुछ युनजू का ही बनाया हुआ आइडिया रहता है। अब युनजू वो ड्रॉ करना शुरू करती है। वो पूरी रात बैठकर ड्रॉ करती रहती है और उसके बाद ही कॉमिक वर्ल्ड में सब कुछ शुरू होता है और वो जेल में पहुंच जाती है। इधर कांगशियोल उठता है, उसे सब सपने जैसा लगता है। वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो जेल में युनजू से मिलने के बाद डिसअपियर हो गया था पूरे दिन भर के लिए और अपना फोन भी आंसर नहीं कर रहा था और वो रिवर में कैसे गिरा ये भी पूछती है। वो कुछ बताता है इससे पहले ही उसके बॉडीगार्ड आता है और बताता है कि युनजू वापस से मिल गई है उसी जेल में। अब कांगशियोल युनजू से मिलने उसी वक्त निकल जाता है और रास्ते में ही पुलिस बस को रोककर युनजू से मिलता है। युनजू उसे बताती है कि उसके फादर अब ठीक है और वैकेशन पर गए हैं और अब वो इस कार्टून की क्रिएटर है और उसे ये क्राइम थ्रिलर टाइप की कॉमिक नहीं पसंद बल्कि स्वीट रोमांस वाली कॉमिक पसंद है। कांगशियोल को उसने ही बचाया है, पर कैसे बचाया ये उसे तब बताएगी जब वो उसे जेल से
निकालेगा। कांगशियोल वहां से चले जाता है और मॉर्निंग में वापस से उससे मिलने आता है जेल में। जेल में वो युंजू से मिलकर उससे बहुत रूडली कहता है कि उसे नहीं जानना कि युंजू ने उसे जिंदा कैसे किया और ये सब करने के लिए क्या जरूरत थी, क्या उसने कहा था ऐसा करने को, और वो होती कौन है उसके लाइफ का फैसला लेने वाली। और रही बात स्वीट रोमांस की, तो वो उसका कोई टॉय नहीं है जिसे वो जब चाहे खेलने आ जाए। उसके इस कॉमिक बनाने की वजह से कांगशियोल ने बहुत सफर किया अपनी लाइफ में और अब उसे जिंदा नहीं रहना, तो जिंदा करके उसने जस्ट एक यूजलेस काम किया। ये सब सुनकर युंजू बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसे कांगशियोल से प्यार हो गया है, इसलिए। उसके मरने की खबर से वो 2 महीने तक बहुत परेशान रही, पर जब उसे जिंदा करने का तरीका मिला तो खुद को रोक नहीं पाई और उसने वही किया जो उसे ठीक लगा, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी है। ये सुनकर कांगशियोल की फीलिंग में बदलाव आता है और युंजू वहां से गायब होकर अपने रूम में पहुंच जाती है जहां वो ड्रॉ कर रही होती है पिछली बार। अब रियल वर्ल्ड में युंजू कांगशियोल के साथ बिताए सभी स्वीट पलों के बारे में सोच रही होती है कि तभी थोड़ी देर में वो वापस से कांगशियोल के पास पहुंच जाती है, वहीं जेल में। वो वापस कॉमिक वर्ल्ड में आ जाती है क्योंकि कांगशियोल कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो कॉमिक में फिर से खिंची चली आई। कांगशियोल उसे कहता है कि वो डर गया था कि वो युंजू को फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसीलिए वो उसके बारे में सोच रहा था और वो उसे फिर किस करता है। इसके बाद वही जेल में वो अपने बॉडीगार्ड को भेजकर युंजू को स्वीट रोमांस के लिए 4 ऑप्शन भिजवाता है और उससे सिलेक्शन करने को बोलता है। युंजू 3rd नंबर चूज करती है जो कि एवरीडे स्वीट रोमांस करना होता है। फिर कांगशियोल शादी की एक झूठी स्टोरी बनाकर युंजू को जेल से छुड़ा लेता है और फिर डब्ल्यू के क्राइम इन्वेस्टिगेटर के हेड को भी रियल कल्प्रिट के ढूंढने के मिशन को बंद कर देता है। अब कांगशियोल और युंजू साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ रोमांटिक जेस्चर्स भी करते हैं, जैसे हेयर टाई करना, फोरहेड पर किस करना, साथ में बुक पढ़ना। तभी उसे एक फोन आता है एनोनिमस का, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि तुम कॉमिक वर्ल्ड में कैसे लौट आए। कांगशियोल वो नंबर अपना बॉडीगार्ड को देता है और कहता है कि वो नंबर को ट्रेस करे। कांगशियोल को उसके बॉडीगार्ड उसकी सेक्रेटरी के रजिस्ट्रेशन लेटर को भी दे देता है। ये भी कहता है कि उसकी सेक्रेटरी का एक हाथ अचानक से डिसअपियर होते हुए उसने देखा, जो कि उसे बहुत स्ट्रेंज लगा। अब कांगशियोल वापस युंजू के पास आता है। युंजू सो चुकी होती है, तभी कांगशियोल को वापस उसी अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पर उसे वापस वही बोलता है कि तुम कॉमिक वर्ल्ड में वापस कैसे आए और तुम खुद से नहीं मर सकते, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है। कांगशियोल उसे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि ये वही है जिसने उसके पूरे फैमिली को मारा है 10 साल पहले। कांगशियोल सोचने लगता है कि रियल कल्प्रिट तो था नहीं स्टोरी में कोई, फिर ये कैसे हो सकता है। कांगशियोल फिर से पूछता है कि कौन हो तुम, तो वो कहता है कि उसने ही कांगशियोल की पूरी फैमिली को शूट करके मारा था और उसकी न्यू फैमिली मेंबर को भी वो उसी तरह से शूट करके मार डालेगा। और इसके बाद फोन कट जाता है। अब कांगशियोल अलग ही सोच में डूब जाता है और तभी ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 8 भी कांगशियोल सोच में डूबे ही रहता है, तभी युंजू उठ जाती है और कांगशियोल को परेशान देखकर उससे परेशानी का कारण पूछती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी एक स्टाफ आती है जो कहती है कि युंजू की ड्रेस रेडी है क्योंकि वो एक स्टेट डिनर में जा रहे हैं द ब्लू हाउस में, इसलिए। तभी उसके बॉडीगार्ड का फोन आता है कि उस नंबर का कोई डिटेल्स ही नहीं मिला उसे। अब वो एक ड्राफ्ट तैयार करता है जिसमें वो लिखता है कि रियल कल्प्रिट एग्जिस्ट करता है, पर उसकी आइडेंटिटी और फेस को ड्रॉ नहीं किया गया है, इसीलिए वो अननोन है और उसकी कोई फीलिंग नहीं, वो बस किलिंग करना ही जानता है। वो स्टोरी में तभी अपीयर होता है जब स्टोरी में उसकी जरूरत होती है और वो कहीं भी अपीयर होके आ जा सकता है जहाँ भी उसे मर्डर करना है। इसके बाद हमें युंजू दिखाई जाती है जो रेडी है स्टेट डिनर में जाने के लिए। वो कांगशियोल को अपनी ड्रेस दिखाने जाती है। वहीं पर कांगशियोल उसे कहता है कि वो वापस अपने रियल वर्ल्ड में चली जाए क्योंकि यहाँ उसे खतरा है। तभी वहाँ एक गोली चलती है और युंजू के ठीक सर पे लग जाती है।
कांगशियोल को तभी ध्यान टूटता है और वो ये सब सपना देख रहा होता है। वो राहत की सांस लेता है ये देखकर कि युंजू ठीक है। तभी वहाँ असली में युंजू आती है और वो उसे गले से लगा लेता है पर कुछ नहीं बताता। अब वो दोनों द ब्लू हाउस पहुँचते हैं और साथ में डांस करते हैं। डांस के दौरान युंजू की हील टूट जाती है और वो गिरती है और यहाँ पर युंजू बेड पर से गिर जाती है। अब हमें ये पता चलता है कि युंजू ये सब सपना देख रही थी। युंजू के बेड से गिरने की आवाज से कांगशियोल उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि उसे लगी तो नहीं। फिर दोनों साथ में किचन में खाना बनाने जाते हैं और वहाँ युंजू की उंगली कट जाती है और वो ब्लीड करने लगती है। ये देखकर कांगशियोल सोचने लगता है कि युंजू तो दूसरे वर्ल्ड से है, तो यहाँ वो ब्लीड नहीं कर सकती, ऐसा कैसे हो रहा है। और रियल कल्प्रिट ने अगर उसे गोली मारी तो वो सच में मर भी सकती है इस वर्ल्ड में। अभी दोनों सोच में ही डूबे थे, तभी कॉमिक एंड हो जाता है और युंजू अपने वर्ल्ड में पहुंच जाती है। अब वो वहाँ कॉमिक जो अपडेट हो चुका है वो पढ़ना चालू करती है और वो गोली जो लगा था उस जगह पर आकर रुक जाती है। इधर कांगशियोल के पास उसकी सेक्रेटरी का फोन आता है जो कि ड्रंक रहती है क्योंकि वो कांगशियोल के मैरिड होने से दुखी थी और तभी बात करते करते वो डिसअपियर होने लगती है और वो खुद ये देखकर डर जाती है। कांगशियोल उसके पास पहुंचता है और उसे इस तरह डिसअपियर होते देख उसे भी अच्छा नहीं लगता। अब उसे समझ में आता है कि जैसे जैसे कॉमिक की कहानी में जो कहानी एंड हो जाएगी या फिर स्टोरी लाइन के हिसाब से जिस कैरेक्टर की जरूरत नहीं होगी वो इस कॉमिक वर्ल्ड से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएगा। डब्ल्यू प्रोजेक्ट बंद होने के बाद उसके हेड भी और अब उसकी सेक्रेटरी भी, और अब युंजू से शादी कर लिया है तो वो इसलिए उसमें मेन कैरेक्टर बन चुकी है और इसीलिए वो कॉमिक वर्ल्ड में भी मर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि रियल कल्प्रिट का अभी भी कोई मकसद बाकी है, इसीलिए वो अभी भी अपीयर हो रहा है और वो भी शायद कांगशियोल की ही तरह उसी पोर्टल से रियल वर्ल्ड में जा चुका है मकसद को पूरा करने के लिए। और कांगशियोल का सोचना सही साबित होता है। वो कल्प्रिट रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है और वहाँ कांगशियोल को हर जगह तलाश कर रहा होता है। उसे कॉमिक का लास्ट अपडेट के जरिए ये पता चलता है कि कांगशियोल मर चुका है और उसी ने वो द एंड को अपडेट करके टू बी कंटिन्यूड किया था, जिसकी वजह से कॉमिक वर्ल्ड दोबारा शुरू हो गई थी। और अब वो रियल वर्ल्ड से कॉमिक वर्ल्ड में कैसे आना है वो नहीं जानता, इसीलिए वो वहीं पर कांगशियोल को ढूंढे जा रहा है। इधर रियल वर्ल्ड में युंजू के पास एक फोन आता है जो कि रियल कल्प्रिट का रहता है और वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गई, तुम वही हो ना जिसने कांगशियोल से शादी की है और तुम्हारा नाम ओयुंजू है ना। इतना सुनते ही युंजू डर से फोन काट देती है। उधर रियल कल्प्रिट उसका एड्रेस देखकर उसके पास निकल जाता है। इधर युंजू सोबोंग को जल्दी उठाती है और वहां से निकल जाती है कार में। युंजू के निकल जाने के बाद रियल कल्प्रिट वहां ऑफिस में अपीयर होता है और वहां किसी को ना देखकर फिर युंजू के घर में अपीयर होता है। वहां भी युंजू को ना देखकर वो फिर ठीक सोबोंग और युंजू के कार के सामने अपीयर हो जाता है। वो युंजू को शूट कर देता है पर गोली लगने से ठीक पहले युंजू डिसअपियर हो जाती है और कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है ठीक कांगशियोल के कार में। वो उसे सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है। कांगशियोल उसे हक करता है और उसे शांत करता है। इधर रियल कल्प्रिट युंजू को शूट करने के बाद वापस उसके ऑफिस में चेक करने जाता है और उसे वहाँ न्यूजीलैंड जहाँ युंजू के फादर गए हैं उसके डिपार्चर का डिटेल्स मिलती है और सोबोंग वो कार छोड़कर वापस जा रहा होता है। तभी युंजू की मदर का कार से मिल जाता है और वो युंजू की मदर को ऑफिस जाने से रोकता है और कहीं और ले जाता है ऑफिस से दूर। इधर प्लेन में युंजू के फादर के पास वो कल्प्रिट अपीयर होता है बाथरूम में और ये सीन को यहीं रोककर दूसरी तरफ कांगशियोल युंजू को लेकर वापस अपने घर जाता है और उसे लेकर सीधा छत पर जाता है और युंजू को एक प्रॉमिस करने बोलता है। वो कहता है कि युंजू जब रियल वर्ल्ड में जाए तब उसके लिए कुछ ड्रॉ करे। वो युंजू से
मिलने से लेकर अब तक की सारी कहानी एक ड्रीम बना दे कांगशियोल के लिए, ताकि अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है सबकी लाइफ में वो कभी हो ही ना और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए कांगशियोल के लिए। जो ये करने के लिए हाँ कर देती है, साथ ही वो एक पेन ड्राइव भी देता है जो वो अपने फादर को दे दे ये भी कहता है। फिर वो युंजू को गुड बाय बोलकर वहाँ से नीचे कूद जाता है और युंजू वहाँ से डिसअपियर होकर रियल वर्ल्ड में आ जाती है और अपने प्रॉमिस के अनुसार सब कुछ एक ड्रीम की तरह ड्रॉ कर देती है और उधर कांगशियोल सब कुछ भूल जाता है। बस यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 9। अब हमें प्लेन में युंजू के फादर दिखाए जाते हैं। उन्हें रियल कल्प्रिट बाथरूम में मारने ही वाला रहता है, तभी वो युंजू के ड्रॉ कर देने की वजह से वहाँ से गायब हो जाता है और उसके फादर की जान बच जाती है। अब आगे युंजू की मदर सोबोंग को लेकर वापस आती है ऑफिस के पास ताकि वो युंजू को ढूंढ सके और वहीं कार में युंजू उन्हें बेहोशी में मिलती है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। इधर युंजू के फादर भी वापस लौट आते हैं और उनके आते ही उन्हें जस्ट ये सारी घटना की कॉमिक अपडेट मिलती है और उन्हें उनके जाने से लेकर अब तक की सारी कहानी समझ आ जाती है। वो सीधे युंजू से मिलने जाते हैं। वो अब तक बेहोश ही रहती है। युंजू की मदर उन्हें बताती है कि वो कार में ही कुछ ड्रॉ करते हुए बेहोश हो गई थी और वो अभी जस्ट उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आई है। युंजू के फादर को उसके कोट में वो पेन ड्राइव मिलता है जो कांगशियोल ने युंजू को दिया था। उस पेन ड्राइव में एक मैसेज रहता है जो कि युंजू के फादर के लिए था कांगशियोल की तरफ से। वो उन्हें इस कार्टून की हैप्पी एंडिंग करके इस कॉमिक को पूरी तरह से एंड करने बोलता है ताकि सब सॉल्व हो सके हमेशा के लिए। अब इधर युंजू को होश आता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, तभी एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि वो वापस कॉमिक में आ गई है, ठीक कांगशियोल के सामने, पर दूसरे ही पल में वो वापस अपने रियल वर्ल्ड में थी। उधर कांगशियोल के पास वो इन्वेस्टिगेशन का हेड आके बताता है कि उसे 5 किलोमीटर अंदर तक के खोजबीन करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। इधर युंजू ये समझ जाती है कि कांगशियोल के सपने में उसकी कुछ यादें बची है, इसीलिए वो थोड़े सेकंड्स के लिए वहाँ कॉमिक वर्ल्ड में अपीयर हो जाती है, पर ये कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसा और 1-2 बार होता है और फिर 1 वीक के बाद एक दिन वो अचानक कॉमिक वर्ल्ड में पहुंचती है और उसकी रिंग गिरने की वजह से जाकर सीधे कांगशियोल से टकरा जाती है। कांगशियोल के वर्ल्ड में 2 मंथ गुजर चुके हैं और वो डिस्चार्ज होके जा रहा होता है। युंजू बस उसे देखते ही रह जाती है। कांगशियोल के जाने के बाद वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है और बहुत दुखी हो जाती है हार्ट ब्रेक होने की वजह से। अब कहानी के दूसरी तरफ युंजू के फादर सोबोंग को बुलाते हैं और उसे कांगशियोल के भेजे सारे 355 रिपोर्ट्स दे देते हैं और उसी से मिलता जुलता एक रियल कल्प्रिट ड्रॉ करेंगे ऐसा बताते हैं ताकि कांगशियोल को कोई शक ना हो और कहानी रिवेंज लेकर स्मूथली हैप्पी एंडिंग हो जाए। अब कार्टून में वो अपना फेस ही रियल कल्प्रिट को ड्रॉ कर देते हैं और उसे पुलिस से पकड़वा भी देते हैं। न्यूज चैनल पर कांगशियोल को रियल कल्प्रिट के अरेस्ट हो जाने की न्यूज सुनकर वो उससे मिलने जाता है और वहीं खिड़की से नीचे गिरकर रियल कल्प्रिट की डेथ हो जाती है और उसके हाथ में एक नोट रहता है जिसमें लिखा होता है कि ये सब मर्डर करने के लिए शुरू वाला वकील ही उसकाया रहता है, जिसकी वजह से वो अरेस्ट हो जाता है। अब रियल वर्ल्ड में युंजू वो अपनी सारी स्वीट मोमेंट्स की तस्वीर अपने रूम में लगा देती है और वो कॉमिक लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वो कॉमिक पढ़ रही होती है कि तभी फिर से वो कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है। वहाँ न्यूज में दिखाया जाता है कि डब्ल्यू ऑफिस में बहुत लोगों को गोली मार दी गई है और ये काम रियल कल्प्रिट ने किया है वहां जाके। ये वो कल्प्रिट होता है जो शुरू से कांगशियोल को मारना चाहता था और कभी भी अपीयर होता है और कभी भी डिसअपियर हो जाता था और उसने युंजू के फादर का फेस लेकर फिर से अपीयर हो गया था कॉमिक में और स्टूडियो में सबको गोली मारकर वहां से गायब भी हो गया। तभी बचे हुए लोगों को युंजू के हॉस्पिटल में लाया जाता है इलाज के लिए और इसी अफरा तफरी में कांगशियोल वापस युंजू से टकरा जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 10। अब हॉस्पिटल में कांगशियोल युंजू को नहीं पहचानता, बस एज अ डॉक्टर उसे जानता रहता है। वो उससे नॉर्मली बात करता है और फिर वहां से चले जाता है। अब युंजू कॉमिक वर्ल्ड में पैसे ना होने की वजह से किसी तरह अपना गुजारा कर रही होती है 1 वीक से,
पर एक दिन वो वहाँ हॉस्पिटल में पकड़े जाने वाली होती है, तो वो वहाँ से किसी तरह निकलकर कांगशियोल के सेक्रेटरी के घर पे पहुँच जाती है। वो वहाँ अपने लिए खाना बना ही रही होती है चोरी से, तभी कांगशियोल आता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे चोर समझने लगता है। वो पुलिस को भी बुलाता है। जब तक पुलिस नहीं आती, युंजू दुखी में अपनी कुछ पुरानी बातें दोहरा देती है, पर कांगशियोल को कुछ समझ में नहीं आता। तभी पुलिस आती है, पर वो उसे पुलिस को नहीं सौंपता और अपने साथ रख लेता है। अब न्यूज में सब वो वकील जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता था, उस पर और ज्यादा शक करने लगते हैं। अब उसे रियल कल्प्रिट का फोन आता है। उसे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने की बात करके अपने साथ वो मिला लेता है। अब वो रियल कल्प्रिट अपने हिसाब से युंजू के फादर से कहानी ड्रॉ करा रहा था और युंजू के फादर भी उसके कंट्रोल में हो गए थे। अब कांगशियोल हॉस्पिटल जाता है और क्राइम इन्वेस्टिगेशन के हेड से मिलता है। वहाँ वो हेड से उसे पता चलता है कि उसके पास एक ऑडियो फाइल आई है जिसमें कांगशियोल और उसके फादर के बीच में फाइट के और शूट करने की रिकॉर्डिंग्स थी। अब ये सुनकर वो हेड को लगता है कि कांगशियोल ने ही अपनी फैमिली को 10 साल पहले मारा था, पर कांगशियोल शॉक में रहता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, फिर ये ऑडियो प्रूफ आया कहाँ से। वो अपनी बात वो हेड को समझाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक गोली चलती है और वो हेड मारा जाता है। तभी कांगशियोल के हाथ में एक गन अपीयर होती है और तभी सब अंदर आ जाते हैं। सब कांगशियोल को किलर मानने लगते हैं, उसे पकड़ते, पर पहले ही वो गन दिखाकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसकी पुलिस से थोड़ी सी फाइट भी होती है और उसे भी एक बुलेट लग जाती है। वो फिर भी बचते हुए आता है और कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। युंजू उसे इस हालत में देखकर उसे लेकर एक वीरान जगह के होटल में पहुँचती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। और वहीं उसे न्यूज में सारी घटना पता चलती है कि कैसे कांगशियोल को गोली लगी और उसे इस मर्डर में फंसाया गया है। और वो समझ जाती है कि अब कॉमिक वर्ल्ड विलन के हिसाब से चल रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है यहाँ पर। अब उसे अगर कांगशियोल को बचाना है तो उसे ये कॉमिक वर्ल्ड से निकलना ही होगा। तो वो फिर से वापस रियल वर्ल्ड में जाने के लिए कांगशियोल को किस करती है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है और वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 11। युंजू वहाँ से निकलकर रियल वर्ल्ड में वापस हॉस्पिटल में पहुँचती है। फिर वो कुछ मेडिसिन पैक करती है और अपना कुछ जरूरी सामान एक बैग में रख लेती है। वहाँ से निकलकर वो अपने फादर के ऑफिस पहुँचती है। वहाँ वो उनकी हालत देखकर और डर जाती है और तुरंत सोबोंग को फोन करती है। सोबोंग उससे मिलने हॉस्पिटल आया रहता है। वो फिर युंजू को बताता है कि उसके फादर के ऊपर रियल कल्प्रिट का कंट्रोल हो गया है और वो जो भी बोल रहा है उसके फादर बस पागलों की तरह ड्रॉ करते जा रहे हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो युंजू को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल आया था। वो उसे कहता है कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाए ताकि वो सेफ रहे। युंजू वापस अपने फादर के पास जाती है। तभी उसके बाद वो उस पर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह खुद को बचाकर उन्हें ऑफिस के बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है और वो ड्रॉ करना चालू करती है। इसके बाद वह कुछ मेडिसिन ड्रॉ करती है और साथ में एक लेटर भी जिसमें लिखा होता है कि कांगशियोल को अपना ट्रीटमेंट आगे कैसे करना है जब तक कि वो वहाँ नहीं आ जाती। अब हमें कॉमिक वर्ल्ड के बारे में दिखाया जाता है कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी जाती है। कांगशियोल के पेंट हाउस पर भी तलाशी ली जाती है। वहाँ पर उसका तकिए का नीचे वाला गन भी पुलिस को मिल जाता है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन करते करते वो होटल तक पहुँचते हैं, वहाँ से कांगशियोल का दरवाजा गायब हो जाता है और लिफ्ट का सीसीटीवी भी, और कार का कलर भी चेंज हो जाता है, साथ में नंबर प्लेट भी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये सब कुछ युंजू ड्रॉ कर रही होती है ताकि पुलिस वहाँ तक ना पहुंचे और कांगशियोल पकड़ में ना आए। और ठीक ऐसा ही होता है। वहाँ पर वो लोग वहाँ से खाली हाथ वापस आ जाते हैं। अब युंजू ये सब ड्रॉ कर रही होती है, तभी रियल कल्प्रिट्स अपीयर होता है और वह युंजू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय युंजू उस कंप्यूटर का पावर बंद कर देती है, जिसकी वजह से सब कुछ बीच में ही रुक जाता है। अब वो अपने फादर को लेकर उन्हें बेड पर सुलाती है, जो कि बेहोश हो गए होते हैं कंप्यूटर के बंद होने के बाद।
तभी वहां पर सोबोंग युंजू का एक कलीग को लेकर पहुंचता है और युंजू उसे सारी कहानी बताती है कंप्यूटर बंद होने तक का। लेकिन अब वह कहती है कि अगर वह कुछ ड्रॉ नहीं कर पाएगी तो यह सब कुछ ठीक कैसे करेगी, और वह इतना बात ही कर रही होती है तभी वह वापस वहां से गायब हो जाती है और कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है। इस बार वह उसी वकील के ऑफिस पहुंचती है जो ऑलरेडी उसे ही ढूंढ रहा होता है। वह किसी तरह उसके ऑफिस से भाग निकलती है। अब वहां से निकलकर वो बाहर आती है, तभी वहां पर टाइम स्किप होता है और पूरा 1 मंथ गुजर जाता है। अब वो एक स्टोर में जाती है और वहां पता करती है कि कांगशियोल का केस का क्या हुआ। तो उसे पता चलता है कि कांगशियोल अभी तक पकड़ा नहीं गया है और हो सकता है कि अब तक वो शायद मर भी गया हो, क्योंकि इतना दिन गोली लगने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। अब वो सीधा टैक्सी लेकर उसी होटल में पहुंचती है जहां उसने लास्ट टाइम कांगशियोल को छोड़ा था, पर वहां उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि वहां तो वो दरवाजा था ही नहीं। अब उसे लगने लगता है कि कहीं सच में उसने दरवाजा गायब करके कोई गलती तो नहीं कर दी। वो भाग के पार्किंग में जाती है पर वहां उसे कांगशियोल की कार भी नहीं दिखती। अब वो सीधे वहां से कांगशियोल के पेंट हाउस जाती है और वहां उसके बॉडीगार्ड से उसे पता चलता है कि कांगशियोल जिंदा है और उसी को ढूंढ रहा है। फिर वो बॉडीगार्ड उसे एक जगह का एड्रेस देता है और कहता है कि वहां जाकर इंतजार करो, कांगशियोल उसे कॉल करेगा या मिलने आएगा। युंजू उस एड्रेस पर पहुंचती है और इंतजार करना शुरू कर देती है। काफी इंतजार करने के बाद कांगशियोल उससे मिलने आता है। फिर वह उसे बताता है कि वह किस तरह वहां से बाहर निकला और उसके बाहर निकलते ही होटल का दरवाजा गायब हो गया, और जब वो बाहर आया तो उससे एक अलग ही नंबर की कार मिली। फिर वह कार लेकर वहां से निकल गया और उसके बाद वह पुलिस से भागते भागते अलग अलग जगह बदल कर रह रहा है और साथ ही साथ उसका वेट भी कर रहा था क्योंकि उसने कहा था कि वह जल्दी वापस लौटेगी। अब उसे लेकर वह एक कपड़े के स्टोर में जाता है और उसके लिए एक ड्रेस खरीदता है। फिर दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं और फिर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाते हैं। युंजू उससे पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है मुझसे? तुम पुलिस से बच रहे हो लेकिन मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हो, मेरे साथ इतना टाइम बिता रहे हो। तो कांगशियोल कहता है कि नहीं, तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई है, तो मुझे इतना तो पता है कि तुम मेरी लाइफ सेवर हो। वो दोनों घर आते हैं और कांगशियोल खाना बनाना शुरू करता है। तभी वो अपने मन में यह सोच रहा होता है कि ग्रोसरी शॉपिंग, आइसक्रीम, ड्रेस और खाना बनाना 4 चीजें तो हो गई, अब बस 2 और चीजें कर ले तो आज का टास्क पूरा हो जाएगा। ये सोचते सोचते वो यह बोल भी पड़ता है। ये युंजू सब सुन लेती है और वो सोचती है कि ये तो वो सारी चीजें हैं जो वो कांगशियोल ने बुक में देखकर करना सीखी थी, इससे ये सब कैसे याद है। युंजू इसके बारे में पूछती है तो कांगशियोल कहता है कि मैंने ये सब बुक में पढ़ा है। फिर वही युंजू की कॉमिक बुक की लास्ट सीरीज को दिखाता है जो युंजू पिछली बार वहां पर भूल चुकी रहती है, और उसी के जरिए कांगशियोल को सारी स्टोरी पता चल जाती है कि यह सपने वाली सारी बात सच है। कांगशियोल अब युंजू से पूछता है कि क्या यह जो कॉमिक में स्टोरी है ये हमारी स्टोरी है, हम दोनों की? युंजू कुछ जवाब देती इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 12। कांगशियोल जैसे ही युंजू से पूछता है कि क्या ये स्टोरी हमारी है, युंजू कुछ जवाब देती इससे पहले ही कॉमिक वर्ल्ड में टाइम स्टॉप हो जाता है और वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है। कांगशियोल युंजू को लेकर उस पोर्टल में चला जाता है और वो दोनों रियल वर्ल्ड में युंजू के फादर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। युंजू उसे बताती है कि उसने उसे इसीलिए ये सब पहले नहीं बताया क्योंकि वह उसकी लाइफ का हैप्पी एंडिंग देखना चाहती थी और वह कॉमिक बुक गलती से वहां छूट गया था, उसने जानबूझकर नहीं छोड़ा था। अब कांगशियोल युंजू के फादर से मिलने को बोलता है। युंजू उसे अपने फादर से मिलवाने ले जाती है, लेकिन उसके फादर का ऐसी हालत देखकर कांगशियोल चौंक जाता है कि क्या हुआ इनके साथ। युंजू यह बताती है कि उसे भी कुछ नहीं पता, उसे आए यहाँ कुछ घंटे हुए हैं और जबकि कॉमिक वर्ल्ड में 1 महीना निकल गया, और अभी वो और कुछ बोलती इससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। तभी सोबोंग वापस आता है उसके कलीग के साथ और वो लोग युंजू को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अब कांगशियोल वापस ऑफिस में आकर वो ड्रॉ करने वाला कंप्यूटर को एकदम से खोलकर उसका एक एक पार्ट को अलग करके रख देता है ताकि कॉमिक वर्ल्ड में जो पोर्टल ओपन हुआ था वह गायब हो जाए और कोई भी उस वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ना आ सके।
फिर वो युंजू के फादर के पास जाता है और वहां बैठकर मन ही मन सोचता है कि अब ये सारी चीजों से बाहर कैसे निकला जाए। और फिर वह वापस आकर वह कंप्यूटर को वापस से पहले जैसा फिक्स कर देता है और ऑन करता है। जैसे ही वो ऑन होता है, कॉमिक वर्ल्ड में रियल कल्प्रिट के पास टाइम चालू हो जाता है। वो रियल कल्प्रिट बोलता है कि अब मैं इस कॉमिक वर्ल्ड का लीड कैरेक्टर हूँ, इसीलिए धीरे धीरे तुम खुद ब खुद डिसअपियर्ड हो जाओगे। मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस मैं वेट कर रहा हूँ जिस दिन तुम पूरी तरह से गायब हो जाओ। इधर रियल वर्ल्ड में कांगशुल का हाथ थोड़ा थोड़ा गायब होना शुरू हो जाता है। इसके बाद युंजू को होश आता है। वो सोचती है कि कहीं ये सारी स्टोरी सपना तो नहीं देख रही थी, कांगशुल सच में रियल वर्ल्ड में आया भी है या नहीं। वह बस ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे एक फोन आता है। वो जब फोन उठाती है तो पता चलता है कि वो फोन कांगशुल ने किया है और वह उसे डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। युंजू कहती है कि तुम इस वर्ल्ड में बिना पैसे के कैसे सरवाइव कर रहे हो। तो वो बताता है कि उसने सोबोंग से कुछ पैसे उधार लिए हैं और इसी बीच उसने पूरी रिसर्च करी, सारी कहानी पढ़ी और अब वह युंजू को और भी ज्यादा जानना चाहता है, इसीलिए उसे डेट पर ले जाना चाहता है। युंजू डेट के लिए हाँ बोल देती है। अब युंजू रेडी हो रही होती है, तभी उसे सोबोंग का फोन आता है। वो बताता है कि कांगशुल का हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा है और उसने युंजू को यह बताने के लिए मना किया था। अब कांगशुल युंजू के घर पहुंचता है। युंजू उस वक्त रेडी नहीं हुई रहती है तो रेडी होने चले जाती है। तभी कांगशुल की नजर युंजू के बेडरूम में लगी वॉल पे लगे सारे कॉमिक फोटोज में पड़ती है। तभी युंजू आती है और बताती है कि उन दोनों का साथ में कोई फोटोज नहीं होने की वजह से ही उसने ये सारे फोटोज वॉल में लगाए हैं, उसकी स्वीट मेमोरी के रूप में। कांगशुल उसे लेकर फिर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर सिर्फ वो दोनों ही होते हैं और वहां पहुंचते ही कार में ही कांगशुल युंजू को किस करता है और अब दोनों बात करना शुरू करते हैं। कांगशुल युंजू से बताता है कि किस तरह उसके फादर स्टोरी को एंड करना चाहते थे, लेकिन कॉमिक वर्ल्ड में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स इसमें हैं और हर किसी को कॉमिक का क्रिएटर ड्रॉ नहीं कर सकता। तो इसीलिए कॉमिक का क्रिएटर कुछ लोगों को ही ड्रॉ करता है और उनका कंट्रोल उन्हीं कुछ लोगों पर रहता है। और यह कॉमिक ऐसे ही वर्क करता है क्योंकि यह कॉमिक एक रियल वर्ल्ड के बेस पे बनाया गया है, तो रियल वर्ल्ड की ही जगह को ही रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। उसी जगह के कुछ वेरिएबल एक पोर्टल की तरह काम कर सकते हैं जो हमें उस कॉमिक वर्ल्ड में पहुंचाने में मदद कर सकते हैं और ठीक उसी वेरिएबल्स को यूज करके हमें इस कहानी को एंडिंग तक ले जाना होगा और इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वह युंजू को कुछ ड्रॉ करने के लिए देता है जो कि हम आगे देखेंगे और फिर हमें आगे की कहानी दिखाई जाती है। कांगशुल सोबोंग से पूछकर रियल कल्प्रिट्स का एड्रेस में जिस रेफरेंस को लेकर डिजाइन किया गया था उसी रेफरेंस एड्रेस के रियल एड्रेस पर पहुंचता है और वहां पर सम्मन करता है और इसके बाद वह कॉमिक वर्ल्ड में रियल कल्प्रिट्स के घर पर पहुंच जाता है। इसके बाद कांगशुल का रियल कल्प्रिट से फाइट होता है। वो उसे वहीं पर बांध देता है, फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है ताकि वो आकर उस कल्प्रिट को अरेस्ट कर ले। फिर पुलिस के आने से पहले वो वहां से निकल जाता है। उधर युंजू तब तक उसके लिए कार ड्रॉ कर चुकी होती है, तो वो वही कार लेकर अपने पुराने वाले घर में जाता है और फिर वहां पर उसे एक डेड बॉडी ड्रॉ करने के लिए बोला था जो कि कांगशुल की होगी 15 दिन पहले की। और वह अपने बॉडीगार्ड को फोन करता है और कहता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे इस डेड बॉडी के बारे में ताकि उसके डेड होने की न्यूज सब तरफ स्प्रेड हो जाए और उसके ऊपर जो केस चल रहा था मर्डर का वो केस वहीं पर स्टॉप हो जाए। और यही बात उसकी सेक्रेटरी को बताने का तो वो उसे सच ना बताए ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और तुम मेरे अच्छे दोस्त हो इसीलिए तुम्हें ये पता है कि मैं जिंदा हूँ, इसीलिए मैंने ये बताने के लिए तुम्हें फोन किया। उसके बाद वह वापस उस कल्प्रिट के घर के बाहर आता है और फिर से वहां से रियल वर्ल्ड में जाने के लिए सम्मन करता है और वह रियल वर्ल्ड में आ जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 13 कांगशुल के कॉमिक से बाहर निकलने के बाद कॉमिक बुक अपडेट होने लगती है और आगे की कहानी भी हमें उसी के थ्रू पता चलती है। कांगशुल ने अपनी डेड बॉडी के पास एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि रियल कल्प्रिट और वो पॉलिटिशियन वकील के बीच में कुछ संबंध है, उसकी जांच की जाए। और इससे सबका शक उस वकील की तरफ जाने लगता है। इसी बीच में जब रियल कल्प्रिट्स को इंट्रोगेट किया जाता है तो उसमें भी वो उस वकील को बुलाने की मांग करता है। इससे और भी ज्यादा उस पर शक होने लगता है और ऐसा लगता है कि उस वकील ने ही
ही ये सब करवाया है और कांगशियोल बेकसूर है। अब रियल वर्ल्ड में युंजू के फादर का फेस भी ठीक हो जाता है और अब वह धीरे धीरे कांगशियोल को एक्सेप्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है युंजू के लाइफ में। अब कांगशियोल एक बार फिर कॉमिक वर्ल्ड में वापस जाना चाहता है कुछ पेपर वर्क के लिए, जैसे कि उसकी कंपनी के शेयर प्राइसेस और कंपनी का ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए अपने बॉडीगार्ड के नाम पर। तो वह सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन करने और यह भी जानने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसे सॉल्व कर सके। इस बार वह जिस पेंट हाउस में रहता था कॉमिक वर्ल्ड में, उसी का रेफरेंस एड्रेस का रियल एड्रेस पर पहुंचता है और सम्मन करके कॉमिक वर्ल्ड में फिर से पहुंच जाता है। लेकिन उसी दौरान एक छोटा सा ग्लिच हो जाता है और वह कॉमिक वर्ल्ड में पहुंचने से पहले उसकी सेक्रेटरी उसे रियल वर्ल्ड में देख लेती है। कांगशियोल जब कॉमिक वर्ल्ड में पहुंचता है तो उसका बॉडीगार्ड उसको बताता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे सच में देखा था। तब कांगशियोल को समझ में आता है कि वह एक्सीडेंटली सोच रहा था इसके बारे में, इसलिए उसकी सेक्रेटरी रियल वर्ल्ड में कुछ सेकंड के लिए आ गई थी और यही चीज ठीक उस कल्प्रिट्स के साथ भी हुआ। वो फिर रियल वर्ल्ड में आ गया था और अब वह वापस युंजू के फादर के ऑफिस पहुंचता है और उसके फादर को वापस अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी युंजू वहां पहुंचती है। उसको पता नहीं रहता कि वह उसके फादर है या फिर वो कल्प्रिट, लेकिन जब उसे ये पता चलता है वो डर जाती है, क्योंकि अब वो किलर को ये पता था कि रियल वर्ल्ड से कॉमिक वर्ल्ड में कैसे जाया जाता है। तो वह युंजू को किडनैप करके कॉमिक वर्ल्ड में ले जाता है और उसके फादर को बोलकर एक कार और एक गन ड्रॉ कराता है। अब वो उस वकील से मिलकर एक हाइडिंग प्लेस में जाता है और युंजू को लेकर, ताकि कांगशियोल उसे ढूंढ ना पाए। इधर कांगशियोल रियल वर्ल्ड में आकर युंजू के ऑफिस पहुंचता है उसे ढूंढते हुए, लेकिन वहां युंजू उसे नहीं मिलती। तो वो समझ जाता है कि किलर ने उसे किडनैप कर लिया है। तो वो फिर वापस कॉमिक वर्ल्ड में जाता है और इस बार वो उसी वकील के ऑफिस में अपीयर होता है। कांगशियोल उस वकील से जबरदस्ती उस जगह का एड्रेस उगलवाता है और जहाँ पर वह किलर युंजू को लेकर गया है उस एड्रेस की तरफ निकल जाता है। कांगशियोल को जिंदा देखकर वो वकील काफी चौंक जाता है, लेकिन अब उसे सब कुछ स्ट्रेंज लगने लगता है कि कहानी में इतना चेंजेस कैसे हो रहा है। वो यही जानने के लिए वो भी कार लेकर किलर की लोकेशन की तरफ जाने लगता है। इधर कांगशियोल रास्ते में ही रहता है, तब तक कॉमिक एंड हो जाता है और वह रियल वर्ल्ड में आ जाता है। फिर वह कॉमिक अपडेट में देखता है कि युंजू जो जस्ट किलर के बंदूक के सामने खड़ी है और किलर ने उसे शूट कर दिया होता है और वो बेहोश हो गई होती है। इतना अपडेट देखकर कांगशियोल वापस कॉमिक वर्ल्ड में चला जाता है। अब कांगशियोल सीधा कार लेकर उसी किलर वाली लोकेशन पे पहुंचता है। वहां पर किलर कार में बैठकर कांगशियोल का ही वेट कर रहा होता है। कांगशियोल उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वह दोनों ही अपना कार एक दूसरे से टकरा देते हैं। फिर दोनों में गन फायरिंग होती है और इस बार कांगशियोल किलर को गोली से पूरी तरह से मार देता है। किलर को मारने के बाद कांगशियोल अंदर जाकर युंजू को देखता है, लेकिन वहां पर युंजू उसे बेहोश नहीं मिलती। वो वहां से गायब हो चुकी होती है और वह रियल वर्ल्ड में आ चुकी होती है। रियल वर्ल्ड में कुछ वर्कर्स उसे हॉस्पिटल भेजते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कांगशियोल भी वहीं से रियल वर्ल्ड में आ जाता है और सीधे वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर युंजू को एडमिट किया गया है। युंजू की हालत काफी क्रिटिकल रहती है। युंजू को इस हालत में देखकर कांगशियोल बहुत दुखी हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 14। अब कॉमिक वर्ल्ड में वकील उस लोकेशन पे पहुंचता है। वहां पर उसे किलर की डेड बॉडी मिलती है। वो वहां से सारा सबूत को मिटा देता है जिससे कोई उस पर शक ना कर सके, जैसे कि वो एड्रेस वाला पेपर, किलर के पास एक मोबाइल था वो भी जिससे उसने उसे फोन किया था। और फिर अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर एक लेडी की डेड बॉडी थी, पर अभी वो गायब है। ठीक उसके बाद हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि युंजू के फादर अब ठीक हो चुके हैं। जैसे ही वो ठीक होते हैं उन्हें होश आता है। उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है कि उन्होंने युंजू को गोली मार दिया है। वो बहुत घबरा जाते हैं और सोबोंग को लेकर सीधा वह लोकेशन पे जाते हैं युंजू को ढूंढने के लिए। इस लोकेशन से उन्हें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर पता चलता है कि युंजू की हालत बहुत क्रिटिकल है। वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इसीलिए अगर उसे होश नहीं आया तो वो उसे ब्रेन डेड घोषित करना होगा। लेकिन जब तक ये होता
युंजू और कांगशुल दोनों उस हॉस्पिटल से गायब हो चुके थे और किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहाँ चले गए। युंजू के फादर ये सब सुनकर बहुत बुरा फील करने लगते हैं। अब कुछ टाइम के बाद कांगशुल उनसे मिलने आता है। कांगशुल से पता चलता है कि वो युंजू को कॉमिक वर्ल्ड में ले गया था। वो इसीलिए उसे कॉमिक वर्ल्ड में ले गया क्योंकि कॉमिक वर्ल्ड में अगर युंजू की डेथ होती है तो हम उसे वापस जिंदा कर सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम ऐसा नहीं कर सकते। युंजू की वहाँ 3 दिन ट्रीटमेंट होने के बाद वो उसे अपने पेंट हाउस में ले आया। करीब 1 सप्ताह तक और ट्रीटमेंट हुआ और इसी बीच में युंजू को होश नहीं आया। वो बस एक बार अपनी आंखें खोलती है और फिर युंजू की डेथ हो गई। ये सब सुनकर युंजू के फादर खुद को नहीं संभाल पाते और स्ट्रेस्ड आउट होकर ट्रॉमा में चले जाते हैं, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। हॉस्पिटल में वो दुखी होने की वजह से एक बार जाकर वो सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कांगशुल की नजर उन पर पड़ जाती है तो वो उन्हें रोक लेता है और समझाता है कि वही वो अकेले इंसान है जो युंजू को जिंदा कर सकते हैं और वह इसीलिए रियल वर्ल्ड में आया है। लेकिन ये सुनकर युंजू के फादर बताते हैं कि वह कंप्यूटर टूट चुका है क्योंकि उन्हें ये किलर ने ऑर्डर दिया था तोड़ने के लिए। तो अब वह चाहकर भी ड्राइंग नहीं कर सकते और युंजू को भी जिंदा नहीं कर सकते। अब कांगशुल बताता है कि वह कंप्यूटर इकलौता कंप्यूटर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं एक और कंप्यूटर जरूर होना चाहिए क्योंकि किलर तभी उसे डिस्ट्रॉय करा सकता है जब उसके पास ऑलरेडी एक कॉपी और हो। तभी युंजू के फादर को याद आता है कि हाँ, उन्होंने उसी टैबलेट की एक कॉपी को ड्रॉ किया था और उन्होंने उसे कार की डिक्की में रखा था। इसके बाद किलर ने उसकी ओरिजिनल टैबलेट को डिस्ट्रॉय करा दिया था ताकि ये लोग कुछ ना कर सके और वह कॉपी वाला कंप्यूटर वकील को मिल जाता है। वो उसे अपने साथ रख लेता है। कांगशुल अब वापस से कॉमिक वर्ल्ड में जाता है ताकि उस कंप्यूटर को ला सके, तभी जाकर वो लोग आगे कुछ कर पाएंगे। अब कांगशुल वापस उस वकील के ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर उस वकील के जरिए वो पकड़ा जाता है। वह कांगशुल को बहुत मारता है और यह भी जानने की कोशिश करता है कि इस टैबलेट से क्या क्या हो सकता है और यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मार खाने के बाद भी कांगशुल सच नहीं बताता, लेकिन फिर वह काफी देर के बाद उन्हें सच बताता है कि यह टैबलेट के मालिक अगर इसमें ड्रॉ करे तो वह अपनी वाइफ को जिंदा कर सकता है, इसीलिए वह इसे लेने आया है। कांगशुल ये भी कहता है कि तुम्हें अगर कंफर्म करना है तो उसे हॉस्पिटल के उसी रूम में जाकर चेक कर लो। अब वो वकील चेक करने के लिए हॉस्पिटल के उसी रूम नंबर में जाता है। जब वो उस रूम में पहुंचता है तब कांगशुल खुद रियल वर्ल्ड में आ जाता है और सम्मन करके उस वकील को भी रियल वर्ल्ड में बुला लेता है। वकील के रियल वर्ल्ड में आते ही सोबोंग उससे वह कंप्यूटर छीन लेता है और फिर कांगशुल उस वकील को वापस कॉमिक वर्ल्ड में भेज देता है। कंप्यूटर हाथ में आते ही युंजू के फादर ड्राइंग शुरू करते हैं और युंजू को बचा लेते हैं। युंजू कॉमिक वर्ल्ड में जिंदा हो जाती है और वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है और यहीं पर ये कॉमिक एंड हो जाता है। एपिसोड 15। अब कांगशुल, युंजू के फादर और युंजू तीनों कॉमिक वर्ल्ड में एक साथ पहुंच जाते हैं क्योंकि अब कॉमिक वर्ल्ड का फाइनल एपिसोड शुरू हो गया होता है। युंजू जैसे ही होटल से बाहर निकलती है उसे कांगशुल की सेक्रेटरी दिखती है। वह उससे पूछती है कि कांगशुल कहाँ है, तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि 1 साल बीत चुका है उसे काम छोड़े हुए और कांगशुल अरेस्ट हो चुका है। वह वकील ने कांगशुल को घायल अवस्था में हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला गया था और वहीं हॉस्पिटल से ही पुलिस ने कांगशुल को अरेस्ट कर लिया था। अब उस पर मर्डर से लेकर सारे केस रीओपन हो गए और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है और आज उसी केस की हियरिंग है। तुम चाहो तो वहां जाकर उससे मिल सकती हो। युंजू तुरंत टैक्सी लेकर कोर्ट पहुंचती है। वहां पर उसे कांगशुल मिलता है। वह उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। युंजू उसे बताती है कि वह होश में आते ही सीधा यहाँ आई है, लेकिन यहाँ पर 1 साल गुजर चुका है। युंजू कांगशुल से कहती है कि तुम रियल वर्ल्ड में क्यों नहीं चले गए, यहाँ पर फांसी की सजा क्यों भुगत रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने भी पूरे साल में बहुत बार ट्राई किया लेकिन यह काम नहीं किया, शायद ये फाइनल एपिसोड है इसलिए। युंजू अब ये समझ जाती है कि यह कॉमिक का फाइनल एपिसोड है और इस एपिसोड के एंड होने के बाद ही वो सब यहाँ से निकल पाएंगे, चाहे इसका हैप्पी एंडिंग हो या फिर सैड एंडिंग। इसके बाद युंजू कांगशुल के बॉडीगार्ड के साथ कोर्ट से बाहर निकलती है और एक स्पॉट पर जाकर कांगशुल का वेट करने लगती है। कांगशुल जेल से फरार हो जाता है और युंजू से उसी स्पॉट पर मिलने आता है। वहां पर वह युंजू को बताता है कि उसके फादर भी 1 साल पहले ही कॉमिक वर्ल्ड में आकर फंस गए थे और उन्होंने ही जेल से भागने में उसकी मदद की है, गन और चाबी ड्रॉ करके।
इसके साथ साथ वो युंजू के फादर पर कभी कभी किलर हावी हो जाता है, तो वह उसी किलर की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को रस्सी से बांध कर रखा है अपने स्टूडियो जैसी ही एक जगह पर, ताकि वह कुछ गलत ना कर बैठे फिर से पिछली बार की तरह। युंजू अपने फादर की ये हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और फिर कांगशुल और युंजू के फादर आपस में बात करते हैं अकेले में। युंजू के फादर उससे कहते हैं कि हम दोनों में से किसी एक को इसी कॉमिक वर्ल्ड में मरना होगा, तभी जाकर इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी, और बेटर है कि वही मर जाए, क्योंकि वह किलर का अवतार हो चुके हैं और किलर जैसा काम करते हैं तो ठीक रहते हैं, अगर ऐसा नहीं करते तो वो डिसअपियर्ड होने लगते हैं। अगर वह जिंदा रहेंगे तो कांगशुल के लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे और यह स्टोरी कभी एंड नहीं होगी। वह कहते हैं कि इस कॉमिक एंड होने के पहले मुझे यहीं पर तुम मार दो। कांगशुल उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर देता है और वह कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करने वाला। वह ये सब के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे एक फोन आता है। यह फोन उसी वकील का होता है। उसने कांगशुल के बॉडीगार्ड को किडनैप कर लिया रहता है और कांगशुल से कहता है कि वह उसी टैबलेट को 1 घंटे में लेकर पहुंचे, तभी जाकर वह उसके दोस्त को छोड़ेगा, नहीं तो उसे जान से मार देगा। अब इधर युंजू के फादर के ऊपर फिर से वो किलर हावी हो जाता है और वह युंजू को जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर इसी बीच में कांगशुल आकर युंजू को बचा लेता है। अब कांगशुल युंजू को सारी बातें बताता है और यह भी कहता है कि उसे उन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, या तो उसके फादर को या फिर कांगशुल को, और दोनों एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे, किसी एक को तो मरना ही होगा या डिसअपियर्ड हो जाएगा वो। तभी पुलिस उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके घर तक आ जाती है और तभी युंजू वो टैबलेट में ड्रॉ करके घर की सारी गेट्स को गायब कर देती है, जिससे वो बच जाते हैं और पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 16। युंजू कांगशुल को जवाब देती है कि उसे उसके फादर और वह दोनों एक साथ चाहिए, भले ही एंडिंग जैसी भी हो, पर वह दोनों उसे जिंदा चाहिए। अब वो तीनों उस घर के बैकडोर से बाहर निकल जाते हैं और एक होटल में चले जाते हैं। कांगशुल अब अकेले उस वकील से मिलने जाता है और अपने दोस्त को बचा लेता है, लेकिन खुद वहाँ पर फंस जाता है और वह वकील गुस्से में उसे शूट कर देता है मारने के लिए, लेकिन कांगशुल किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से बाहर निकल के चला जाता है। ड्राइव करते करते उसकी गाड़ी का गैस खत्म हो जाता है, इसीलिए वो फिर युंजू को फोन करता है कि वो आए और उसे लेकर चले जाए। युंजू वहाँ से निकलती है और रास्ते में ही उसकी बॉडीगार्ड को भी उसकी लोकेशन की खबर दे देती है। युंजू वहाँ तक पहुँचती है, लेकिन जब तक वह कांगशुल के पास पहुँचती, यह कॉमिक का फाइनल एपिसोड एंड हो जाता है और वह वहीं से रियल वर्ल्ड में आ जाती है और वहीं बस स्टॉप पे बैठकर रो रही होती है। तभी सोबोंग कॉमिक में अपडेट देखकर उसकी लोकेशन पे पहुंचता है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। फिर वह उसी होटल में जाता है जहां पर युंजू के फादर को रखा गया था, पर वो वहां नहीं मिलते। कॉमिक एंड होने के बाद उसके फादर को भी वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आए रहते हैं, इसीलिए उनके मिसिंग रिपोर्ट सब जगह दाखिल कर दिया जाता है। कॉमिक की ऐसी एंडिंग देखकर सारे रीडर्स युंजू के फादर से उसके बारे में सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन वहां पर वो थे ही नहीं जो जवाब दे सकते। कॉमिक एंड होने के बाद टैबलेट और युंजू की मैरिज रिंग दोनों गायब हो गई थी। यह देखकर युंजू बहुत ज्यादा ही उदास हो गई थी। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि कॉमिक का एंड जैसा हुआ था, एक्चुअल में एंड वैसा नहीं था। कॉमिक वर्ल्ड में अभी भी बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन फाइनल एपिसोड एंड होने की वजह से बाकी अपडेट्स रीडर्स को नहीं पता चल रहा था। हमें कॉमिक वर्ल्ड के आगे की स्टोरी दिखाई जाती है। कांगशुल का बॉडीगार्ड उस तक पहुंच गया रहता है और वह उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। इधर युंजू के फादर खुद को आजाद करके होटल से ही ड्रॉ करना चालू करते हैं और उस वकील को मारकर उसकी स्टोरी को एंड कर देते हैं और उसके साथ साथ सबूत भी रख देते हैं कि सारा चीज उसी ने करवाया था। अब वह कांगशुल के लिए एक लेटर लिख देते हैं कि वह युंजू को हमेशा खुश रखे, क्योंकि अब वह इस कॉमिक वर्ल्ड से बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर अपना एंड कर लेंगे। इसके बाद वह कार लेकर युंजू के पास जाते हैं उसी लोकेशन पर, और वहां पर दूर से ही देखकर गुड बाय बोलकर वो डिसअपियर्ड हो जाते हैं। कांगशुल हॉस्पिटल से ठीक होकर जेल चला जाता है और वहां पर 2 साल तक अपनी सजा को पूरी करता है। इधर युंजू के वर्ल्ड में 1 सप्ताह बीत जाता है। वह उदासी में एक बार फिर उसी बस स्टैंड पर जाकर बैठे रहती है और बारिश में भीग रही होती है। तभी वो बेहोश हो जाती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि कांगशुल ठीक उसके पास में है। वो समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हुआ, पर कांगशुल उसे सारी कहानी बताता है कि वह सब कुछ ठीक करके अपनी सजा पूरी करके रियल वर्ल्ड में आ गया है और अब वह एक ह्यूमन की तरह यहीं पर रहेगा युंजू के साथ हमेशा के लिए। इसी के साथ कांगशुल और युंजू दोनों की लाइफ की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और इसी के साथ हमारे इस W2 वर्ल्ड सीरीज की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे तो ये स्टोरी बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया और मैं तो रिकमेंड करूंगी कि ये पूरी सीरीज आप एक बार खुद अपनी आंखों से जरूर देखें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी सीरीज है। इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं इस स्टोरी की फैन हो चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये स्टोरी पसंद आई होगी। आगे और भी नई नई सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आती रहेगी, सो उसके लिए आप इस चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको कौन कौन सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी हम एक नई सीरीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।